हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रूडेंस आईएएस में। तो पीटी 365 की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए पीटी 365 हमने किसकी कर ली है? पॉलिटी की कर ली है। सिर्फ और सिर्फ पीटी 365 किसकी कर ली है? पॉलिटी की। सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट्स में सिर्फ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। एनवायरमेंट की कर ली है। एनवायरमेंट के अराउंड अराउंड 3 आवर लगे। सॉरी, एनवायरमेंट की नहीं, इकोनॉमी की हमने 3 आवर में कर ली है। अराउंड अराउंड पार्ट्स में है, वो 4 पार्ट्स में है, तो वो हमने कर ली है। ठीक है। अब हम किसकी पीटी 365 करेंगे? एनवायरमेंट की। हमारा जो थीम है वही रहेगी। थीम क्या? कि मिनिमम इनपुट देने के बाद हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। मिनिमम इनपुट देने के बाद हमें क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो उसी थीम के बेस पे हम इन्वायरमेंट की पीटी 365 लेके आए हैं और इसको मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपने पुरानी पीटी 365 नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटी की हमने की है विद पीवाईक्यू, हमने इसकी की है इकोनॉमी की विद पीवाईक्यू। ठीक है। अब हम एनवायरमेंट की पीटी 365 मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस को शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल में इसका जो आप इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ मिलेगी। आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, बाकी पोर्शन को आपने लीव कर देना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। तो अब आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है ये है जी, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, मतलब ये इसी के सब टॉपिक आ गए। फिर आ गया क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आ गया सर एंड मैम पोल्यूशन, एंड उसके बाद आ गई ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, वो है थीम्स। मैंने थीम्स की वीडियो बनाई है एनवायरनमेंट के लिए, आप वो थीम्स जरूर देख लीजिएगा। उस थीम्स में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट थीम बायोडाइवर्सिटी की दी है, लेकिन हम लोग ना क्लाइमेट चेंज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है सारी, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक जगह नहीं दी, हम लोगों ने वो थीम सेलेक्ट किया क्योंकि वहां से इजी क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट अच्छा होता है। बट बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि थोड़ा सा ना वाइड हो जाता है ज्यादा, पता नहीं वो क्या ही पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, ये सारी थीम है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट की पीटी 365। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसका सब टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। अब क्या है? रेड लिस्ट निकाली है किसकी? थ्रेटन स्पीसीज की। अब कौन निकलता है रेड लिस्ट? ये कॉमन सी बात है, आयुषेन निकालता है। थ्रेटन स्पीसीज, अब थ्रेटन स्पीसीज कौन सी होती है? लिस्ट कंजर्वेटिव कौन सी होती है, मतलब कि ये नियर थ्रेटन कौन सी होती है, वल्नरेबल कौन सी होती है। ये सारी चीजें आप लोगों को स्टैटिक में पढ़ ली होगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, कि जो बहुत ही मतलब, एक तो होती है जो बिल्कुल खत्म ही हो गई है धरती से, जो कि कुछ थोड़ी बहुत बची है, वो होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब कुछ स्पीसीज का स्टेटस है वो अपडेट हुआ है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि आप ग्रेन कैनेरिया जियांट लिजार्ड या ग्रेन कैनेरिया सिंक। अब ये पहले क्या था? लिस्ट कंसर्न था, ये क्या आ गया? अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गया। ग्रेन कैनेरिया सिंक क्या था? प्रीवियसली लिस्ट कंसर्न था, अब आ गया एंडेंजर्ड। अब ये पूछ सकते हैं कि रहता क्या है। देखो, कैनेरिया, कैनरी आइलैंड, यानी कि ऐसे करके आपको ये चीजें थोड़ी सी देख लेनी है। ठीक है। अब ये कैक्टी पूछ लेगा, कैक्टी कहाँ रहता है। ठीक है। अटाकामा कोस्टल डेजर्ट में। ठीक है। ये कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि इनका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। ठीक है। बोरियन एलिफेंट, एलिफेंट स्टार्टिंग से ही इसकी यूपीएससी की थीम रही है। एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे और ये वो। ठीक है। तो एंडेंजर्ड है, और ये स्मॉल एलिफेंट होता है विद वाइडर फेस फाउंड इन बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड। ठीक है। तो बोर्नियो नाम से ही पता है हमें, बस इसका स्टेटस याद रखना है। तो थोड़ा सा ऐसे करके हमें क्या करना है, जैसे लागोमेरा जियांट लिजार्ड, लेजार्ड है, ये कहाँ मिलता है? स्पेन के कैनरी में ही मिलते हैं मोस्टली। देख लो, ये भी कैनरी आइलैंड में आ गया, ये भी कैनरी, ये भी कैनरी। ठीक है। तो आप लोग ना इसको ध्यान से याद कर सकते हो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें ये है अगर वो फैक्चुअल पूछने पे आया तो। नेक्स्ट है जी SFTLC, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या है कि सस्टेनेबल फाइनेंस हुई है, सस्टेनेबल फाइनेंस कर रहा है टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये होस्ट किसने की? भूटान गवर्नमेंट ने और टाइगर कंजर्वेशन कोalition ने, इन दोनों लोगों ने की। ठीक है। वैसे भी अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में अगर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग ही होगी। ठीक है। तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल नाम से पता है, फाइनेंसिंग, फाइनेंस करना, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है। SFTLC तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि यूएनडीपी प्रेजेंट करेगा। ठीक है। और टाइगर बॉन्ड से, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बॉन्ड इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ही। ठीक है।
अब ये बोर्ड ये पूछ लेगा कौन करेगा, आसियान डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख सकते हो, इंगेज विद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। अब है जी इंडियन टाइगर है, रॉयल इंडियन टाइगर, इसका स्टेटस ये मिलता कहाँ है, इंडियन टाइगर है तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये सब जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया में भी ये मतलब देख लेना। ये नहीं जरूरी कि कहाँ कहाँ, पता नहीं कहाँ, कहीं भी मिल सकता है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो आप ऑप्शन में। मैक्सिमम पूछ सकता है कहाँ मिलता है, कर्नाटक एमपी में, उसके बाद कर्नाटका में, तो ये आप रख सकते हो ऑर्डर याद। उसके बाद उत्तराखंड में, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, ये दोनों अलग अलग होती हैं स्पीसीज, आपको स्टैटिक में पता होना चाहिए कि, ठीक है, डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में है एंड ये एंडेंजर्ड है, बस इतना याद रखना है। तो उसके बाद है इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, तो इसके लिए क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है इसके लिए, इसको किसमें क्रोनोलॉजी में लगाना पूछ सकता है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एनटीसी आई, डब्ल्यूपीए के अकॉर्डिंग आई, ये भी पूछ सकता है 2006 में आई थी। ये नेशनल एनिमल है, ये इंडिया का एम स्ट्राइप्स प्रोग्राम है इसका, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके बाद ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की जो चीजें हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, और कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ऑल स्पीसीज दैट आर कवर्ड अपेंडिक्स ऑफ साइट आर नाउ लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ दैट। हमने क्या किया, डब्ल्यूपीए में ना एक अमेंडमेंट किया था पिछली बार, वो करंट अफेयर में था पीटी में। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पहले ना 6 शेड्यूल होते थे, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, अब कितने, सिर्फ 4 है, ठीक है। तो अब इसमें जो साइट से रिलेटेड चीजें हैं, 4th शेड्यूल में, ये बात याद रखना, आप ये चीज देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी रिलेटेड जो टाइगर लैंडस्केप है वो क्या होता है, इट इंक्लूड्स large blocks of ecologically connected area of sustainable tiger habitat। सस्टेनेबल टाइगर हैबिटेट का ये इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। करंटली दे कंप्राइज लेस देन 8% ऑफ एरिया ओरिजिनली ऑक्यूपाइड इन एशिया, एशिया में तो वो लेस देन 8% ही है। इंडिया में कौन सी हैं ये, जैसे शिवालिक हिल, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट हिल, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ ये देखो टाइगर लैंडस्केप होता गया। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। अब ये क्या होता है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है प्रपोजल इंडिया का कि हमें IBCA का मेंबर बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया किसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, IBCA का मेंबर बन गया है, साइन किया है, रेटिफाई किया फ्रेमवर्क, तो इस, ठीक है, IBCA, ठीक है। IBCA क्या है, लॉन्च, लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, बाय इंडिया ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट इन 23। जो इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर है, स्टार्ट कब हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर, बताओ, 1973 में, 1973 में स्टार्ट हुआ था, एंड 2023 में इसकी 50th एनिवर्सरी थी, ठीक है, 50th एनिवर्सरी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या है, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में, IBCA का इंडिया ने क्या किया है, अप्रूव किया प्रपोजल, इंडिया इसका मेंबर बन गया, साइन किया, रेटिफाई किया फ्रेमवर्क को यूनियन कैबिनेट ने, तो इंडिया ने ही बनाया, ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो तभी बना था। तो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनहेबिट है सभी कैट्स है एक्सेप्ट पूमा एंड जैगुआर, पूमा और जैगुआर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, देखो पूछ सकता है। ऑल जो यूएन मेंबर है वो इसके लिए एलिजिबल भी हैं। उसके बाद हम बिग कैट स्टेटस इंडिया में देख लेते हैं, जैसे टाइगर है वो क्या है, एंडेंजर्ड है। वनरेबल कौन कौन है, लाइन है, चीता है, स्नो है, लेपर्ड है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, लेपर्ड है, और नियर थ्रेटन में जैगुआर है, और लिस्ट कंसर्न में पूमा है, ठीक है। जैसे पूमा के शूज भी आते हैं, जैगुआर की गाड़ी भी होती है, ये भी मान सकते हैं आप। ऑल 5 कैट इन इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स, साइट्स अपेंडिक्स में सभी जो 5 कैट्स हैं वो इंडिया में लिस्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एलिफेंट सेंसस। एलिफेंट सेंसस वही एलिफेंट सेंसस की, एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो हुई है, तो इसमें कर्नाटका सबसे टॉप है, ठीक है, टॉप अमंग द सदर्न स्टेट विद 6000 एलिफेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ सदर्न स्टेट में ही की गई है, ये सदर्न स्टेट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोन मतलब पहले उधर की गई होगी, अब सदर्न स्टेट में की गई, तो ये है मेन चीज। अब इंडियन एलिफेंट जो है, एलिफेंट का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, WPA के शेड्यूल 1 में है, इतनी ही बात याद रखने। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला गया था। इंडिया में 33 एलिफेंट चलाया गया था, इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व है, 14 एलिफेंट स्टेट्स है, ठीक है, मेजर एलिफेंट स्टेट। एक इंपॉर्टेंट याद आ जाता है, देखो अफ्रीकन और जो एशियन एलिफेंट है उसमें डिफरेंस क्या है।
ठीक है। तो ये देखो, ये एशियन एलिफेंट है और ये अफ्रीकन एलिफेंट है, तो ये एंडेंजर्ड है। और इसमें सवाना एलिफेंट जो है वो भी एंडेंजर्ड है, लेकिन जो फॉरेस्ट एलिफेंट अफ्रीका का ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है। उसके बाद वेट है जो इनका 3000 से 6000 यानी कम होता है एशिया वालों का। अफ्रीका में वैसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं तो वहाँ हाथी भी बड़े होते होंगे, तो ये मान सकते हो लार्ज वेट होता है 4000 टू 8000 केजी। स्मॉलर राउंडेड ईयर्स, इसके ईयर भी छोटे होते हैं, तो अफ्रीका में वो बड़े होते हैं हाथी, तो उनके ईयर भी बड़े होंगे। कंपेरेटिवली स्मूथ स्किन होती है इनकी, थोड़ी सी रिंकल्ड स्किन होती है। ट्विन डोम्ड हेड, इनमें ट्विन डोम होता है और इसमें सिंगल डोम होता है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है टस्क, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क, टस्क आर एब्सेंट इन फीमेल, फीमेल्स में टस्क क्या है, एब्सेंट पाए जाते हैं। ठीक है। ओनली रूडिमेंटरी टस्क फाउंड, फीमेल में रूडिमेंटरी से, लेकिन यहाँ पे टस्क दोनों में होता है। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स ग्रो टस्क। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने रिलीज किया स्टेट ऑफ द राइनोज रिपोर्ट 2024। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन लोगों ने क्या क्या बताया है। राइनोज की रिपोर्ट आई है तो राइनो के बारे में ही बताया होगा। नंबर ऑफ राइनोज इंक्रीज हुए हैं, बट ग्रेट वन हॉर्न राइनो नंबर क्या हुआ है, रिमेन दी सेम, ये सेम रहा है। ये बात याद रखना। देखो ठीक है, राइनोज की 5 स्पीसीज होती हैं, 2 अफ्रीकन है, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, 3 एशियन है। कौन सी, इंडियन राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। ठीक है। अब अफ्रीकन और एशियन में फिर से डिफरेंस आ गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट पूछ लेता है। ठीक है। अफ्रीकन राइनो में साइज देखो, सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है एलिफेंट के बाद, बड़ा अफ्रीकन आ गया ना तो साइज तो बड़ा होगा ही। ठीक है। इंडियन राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो। इंडिया की 3 राइनो है, इन तीनों में सबसे बड़ी तो है इंडियन राइनो, लेकिन वैसे देखें तो व्हाइट राइनो सबसे बड़ी है। ठीक है। उसके बाद आ गया अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसमें 2 हॉर्न होते हैं, ये पुअर स्विमर होते हैं। इसमें भी होते तो 2 हॉर्न है सुमात्रन राइनो में, लेकिन 1 होते हैं इंडियन एंड जावा राइनो में। ये पुअर स्विमर है, ये गुड स्विमर है, इंडिया वाले अच्छे से तैर लेते हैं। फाइट विद देयर हॉर्न्स, हॉर्न के साथ फाइट करते हैं। फाइट विद देयर बॉटम टीथ, ये बॉटम टीथ के साथ करते हैं। ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN का, ये व्हाइट राइनो है, ये इंडियन राइनो, इसका क्या है, नियर 310 है इंडियन वालों का, और इसमें इंडियन राइनो का क्या है, वनरेबल है। ब्लैक राइनो का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सुमात्रन जावन, यानी कि 3 लोगों का, जो 3 लोग कह रहा हूँ मैं, वैसे भी कोई नहीं, 3 जो स्पीसीज है, ब्लैक राइनो, सुमात्र राइनो, जावन राइनो, इन तीनों का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जो ये व्हाइट राइनो का नियर थ्रेटन्ड है, और इंडियन राइनो का वनरेबल है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें इंडियन राइनो, ये याद रखना, वनरेबल है। ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। आगे टॉपिक है जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने क्या अप्रूव किया, फंड नेक्स्ट फेज के लिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। बस्टर्ड रिकवरी का एक प्रोग्राम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये देखो। ठीक है। तो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है और लेसर फोरिकन है। ठीक है। ठीक है। तो ये स्पीसीज कौन कौन सी कवर करेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, और अदर 2 आर बंगाल फ्लोरिकन, मैकमन बस्टर्ड। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टार्टेड इन 2013, चेंज टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016, ये 2033 तक है। इसको चला कौन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। फंडिंग कौन कर रहा है, फिर ये भी पूछ सकता है। कैंपा के थ्रू, कैंपा एक्ट है सर, आपको बहुत जरूरी है याद करना, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग एजेंसी। कोलैबोरेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, कोलैबोरेट कर रही है। एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1883 में। ठीक है। तो ये बाकी भी बहुत सारी एजेंसी हैं वो कर रही हैं कोलैबोरेट, तो ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन कोलैबोरेट कर रही है, कोई भी कर सकता है कोलैबोरेट, तो कोई भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेसर फ्लोरिकन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली कौन है, ऐसे पूछ लेता है जो स्मॉलेस्ट होता है उसके बारे में। प्रोटेक्शन स्पीसीज, क्या है इसका प्रोटेक्शन स्टेटस, IUCN का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 WPA 1972 में है। नेक्स्ट आ गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोस्टली राजस्थान और गुजरात में है, और ये मोस्टली डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है, नालिया ग्रासलैंड, या फिर लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं पे मिलता है। और ये नेशनल ब्रीडिंग सेंटर भी है जैसलमेर में, तो उससे रिलेटेड है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में IUCN स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। उसके बाद आ गया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है बैन ऑन पावर लाइंस। पावर लाइंस पे क्या करना है हमें, बैन।
ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड इट्स अर्लियर ऑर्डर रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग अप ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इसमें जजमेंट क्या ही है सुप्रीम कोर्ट की, रिमूवल ब्लैंकेट डायरेक्शन फॉर अंडरग्राउंडिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर लाइन इन द इंटायर रीजन। कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है डिटरमाइन करने के लिए फिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी। ठीक है, अंडरग्राउंड लाइन के लिए। ठीक है, मतलब जैसे इन स्पीसीज को कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर, अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये, अब इसने भी 50 साल पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो भी साल पूरे करते हैं ना, वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और पूछ लेते हैं, क्या पता एक दो क्वेश्चन भिड़ जाए। तो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है इंडिया ने लॉन्च किया था क्रोकोडाइल का, उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। कब? भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में भीतरकनिका नेशनल पार्क में इंडिया ने क्या किया था, ये लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखते हैं किसकी हेल्प से, यूएनडीपी की हेल्प से और एफएओ की हेल्प से। ये तो नहीं पूछेगा इतना तो। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा। रामसर साइट है उड़ीसा में, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम, सबसे ज्यादा मैंग्रोव का है सुंदरबन। ठीक है, लार्जेस्ट कांग्रेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलोंग विद वाटर मॉनिटर लिजार्ड्स पाइथॉन्स, ये जरूरी नहीं है, बट साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं। क्रोकोडाइल के आजकल ना बिहेवियर पूछ रहा है, नॉक्टर्नल एनिमल है। ठीक है, पोइकिलोथेमिक, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री, कुछ डिग्री तक ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो कर पाता है रेगुलेट। नेक्स्ट है घरायल। घरायल क्या है, ये भी क्रोकोडाइल का ही एक स्पीसीज है। इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में आता है, और फ्रेश वाटर में ये रहता है, चंबल, गिरवा, गग्गर, सोन। ठीक है, और ये मोस्टली फिश को ही खाता है। नेक्स्ट है जी फंगा। फंगा क्या है, रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। फंगाई की जो अथॉरिटी है, फाउंडेशन है, फंगी फाउंडेशन थ्रू यूएन बायोडाइवर्सिटी अर्ज पीपल ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा, कि हमें वर्ड यूज करना है जी फंगा। कौन सा वर्ड? फंगा। ठीक है, use the word funga whenever they say flora and fauna as part of their trinity of the life on earth। इसका मतलब क्या है, फंगा का मीन्स है क्या। ठीक है, मतलब कि फ्लोरा और फोना की जगह हमें क्या करना है, फंगा। ठीक है, फंगा या फंगी का मीनिंग है क्या, रेफर टू द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगी इन एनी गिवन स्पीसीज, किसी भी गिवन स्पीसीज में फंगाई की जितनी भी डेफिने मतलब डाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। फंजाई होता क्या है वैसे भी, वन ऑफ द 5 किंगडम, 5 किंगडम होते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट, फंजाई। ठीक है, ऐसे करके टोटल 5 होते हैं। आर एच व्हिटकर ने इनका क्लासिफिकेशन किया था। एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी और सिंगल भी है। ठीक है, उसके बाद आ गया जैसे सेल वॉल होती है, चीटिन, चीटिन के साथ इनकी क्या होती है, सेल वॉल। न्यूट्रिशन का मोड क्या है इनका, हेट्रोट्रोपिक, यानी कि किसी और पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलुलर। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ना ये स्टैटिक साइंस में पूछ लेता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है ना। सिग्निफिकेंस क्या है फंगी की, माइक्रो रीजियल के साथ ये म्यूचुअलिज्म होता है एक, याद रखना, एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एसोसिएशन होता है इसका। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिशियरी एसोसिएशन, रूट ऑफ प्लांट एंड ट्री फॉर ग्रोथ। कार्बन रिजर्वायर में ये स्टोरिंग कार्बन का काम करता है। माइक्रो रीमेडिएशन, असिस्ट करता है ये डिग्रेडेशन में, कंटेमिनेंट्स, प्लास्टिक वगैरह जैसे पानी को साफ करना, ऑयल स्पिलिंग, इन सब में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंपेयर करना, अगर हमें फ्लोरा, फोना और फंगा को। ठीक है, फंगी बोल सकते हैं, फंगा बोल दो कोई नहीं। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट, ऐसे नहीं बोल देते फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, फोना होते हैं एनिमल्स, और फंगा होते हैं फंगाई। ठीक है, एग्जांपल में क्या आ गए, एल्गे, फ्लावर, ट्री, या आ गए फ्लोरा के। फोना में आ गए इंसेक्ट, रेप्टाइल और मैमल्स, और फंगा में क्या आ गए, मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट। ठीक है, जो फ्लोरा है वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। फोना किसके थ्रू करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है इनका। और जो फंगाई है ये पूछ सकता है, थ्रो स्पोर्स और एसेक्सुअल होता है इनका भी। ठीक है, फ्लोरा जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्राइमरी कौन है, जो फर्स्ट
वो होता है स्टेप, ठीक है, उनको फिर कोई और खाता है, फिर उनको कोई और खाता है। ऐसे ही फोना क्या है, कंज्यूमर है, प्रे या प्रीडेटर, शिकार करते हैं, एनिमल है। डीकम्पोजर है, फंगा, डीकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं, जैसे कोई चीज है गली सड़ी उसको खा लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने क्या किया है, ऐड किया है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है, फ्रॉम कंट्री लाइक कोलंबिया एटसेट्रा अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया है, ठीक है। तो अब देखो, जो वर्ल्ड का नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें 759 साइट हो गई है 136 कंट्री में, ये पूछेगा नहीं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम वो 1971 में स्टार्ट हुआ था, इंटर गवर्नमेंट साइंटिफिक प्रोग्राम है, ये बात याद रखना। इंडिया की अगर हम बात करें, आउट ऑफ 18 12 जो है वो इसके अंडर में है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज है यूनेस्को के द्वारा। नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब वहीं की वहीं, एक्स सीटू मतलब अलग से, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है ये, स्टैटिक आप देख लेना, इन सीटू का ये एग्जांपल, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी, 3 मेन जोन होते हैं। कोर एरिया जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है, जैसे कि मान लो कि ये हो गया, ये कोर एरिया, ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होगा। बफर जोन, ठीक है, कुछ एक्टिविटी जैसे एप्लीकेबल होती है, मान लो ये बफर जोन हो गया। ट्रांजिशन जोन, वहां पे कम्युनिटी वगैरह रहती है, मतलब कि आसपास के लोग भी रहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये सारे के सारे याद भी कर लेने चाहिए कौन से स्टेट में है, और इनमें नेशनल पार्क भी कौन से आते हैं ये आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का है, हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी किधर है जी, वो उत्तराखंड में है, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। कोल्ड डेजर्ट आता है, नहीं आता मैन एंड बायोस्फीयर में। नंदा देवी आता है। कच्छ आता है, कच्छ में, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, ये भी नहीं आता मैन में। पन्ना मध्य प्रदेश में। उसके बाद पंचमारी भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये देखो पन्ना, ठीक है जी, ये है जी पंचमारी, ये तो पंचमारी है और ये पन्ना है, ठीक है। उसके बाद है जी अचानकमार अमरकंटक, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये भी आता है, देखो, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ये बॉर्डर पे है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये भी आता है। अगस्त मलाई कहाँ है, केरला में है, ये भी आता है। उसके बाद आ गया गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में है ये। उसके बाद ग्रेट निकोबार, निकोबार आइलैंड में है। उसके बाद है शेषाचलम हिल्स, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये भी है। और मैन में नहीं आता ये, एम ए बी लिख रखा है जो आते हैं। सिमलीपाल, सिंपली पाल उड़ीसा में, ये आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। सुंदरवन तो पूछते ही है बार बार, ठीक है। नोरकेक भी पूछा हुआ है, नोरकेक कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। दिहांग, दिबांग तो अरुणाचल में, ये पता होना चाहिए। डिब्रू, डिब्रू का असम में है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मानस असम में है, मानस नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा हिल्स भी है ना। तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें कौन कौन सी हैं, और कौन से मैप मैप में है, कौन से नहीं है, एम में भी मैन, ठीक है, एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, इको सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। इको सेंसिटिव एरियाज होते क्या है, ठीक है। तो जिन एरियाज को स्पेस, अब सेंसिटिव से सोचो, सेंसिटिव कौन लोग होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। ऐसे ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिनको स्पेशल स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं इको सेंसिटिव एरिया। क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी या फिर हिस्टोरिकल वैल्यूज की वजह से। तो अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट को। ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट रीजन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कस्तूरी रंजन कमेटी ने क्या किया था, एक रिपोर्ट दी थी कि जो फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट है उनको इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो कस्तूरी रंजन कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इको जो
ESA है हमारे पास, इको सेंसिटिव एरिया। मैक्सिमम इज इन कर्नाटका फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि सबसे ज्यादा कहाँ है कर्नाटका में, उसके बाद गया महाराष्ट्र में। इको सेंसिटिव एरिया मैंने बता दिया। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी नोटिफाई किसके द्वारा किए जाते हैं, ये जो इको सेंसिटिव एरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करते हैं अंडर EPA 1986। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इको सेंसिटिव एरिया को। अब मुझे ये आप खुद लोग बताओ, आप लोग खुद, नेशनल पार्क को कौन नोटिफाई करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन नोटिफाई करता है, बायोस्फीयर रिजर्व को कौन करता है, बताओ अभी इन तीनों। इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइन क्लासिफाई एक्टिविटीज अंडर 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में इको सेंसिटिव जोन है वो गाइडलाइन करता है, क्लासिफाई करता है एक्टिविटीज को। प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड। कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड करनी है, जैसे कॉमर्शियल माइनिंग है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन करती हैं, वो इंडस्ट्री सारी नहीं, तो वो प्रोहिबिटेड है। रेगुलेट किसको करना है, फेलिंग ऑफ ट्री, ट्री फॉल हो रहे हैं। उसके बाद आ गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजोर्ट, होटल एंड रिजोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद परमिटेड कौन कौन है, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटी एंड डेयरी फार्मिंग, जैसे ये परमिटेड है। जैसे जो वहाँ लोकल कम्युनिटी नहीं रहती आसपास, वो अपनी एग्रीकल्चर भी कर सकती है, हॉर्टिकल्चर भी कर सकती है, डायरी फार्मिंग भी कर सकती है, ठीक है। अब देखो ये आ गया जी वेस्टर्न घाट के बारे में स्टैटिक नॉलेज। अब ये सारा है ना ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, अगर ये आपने समझ में नहीं आया एलिवेशन किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ है, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ये सारी दे रखी हैं चीजें। उसके बाद रीजनल नेम, सह्याद्री महाराष्ट्र में बोलते हैं, नीलगिरी कर्नाटका तमिलनाडु में है, ये सारी कहाँ है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, याद रखना ये बात। प्रोटेक्टिंग वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गाडगिल कमेटी थी, एक कस्तूरी रंजन कमेटी थी, बस ये बात याद रखना, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। वेस्टर्न घाट कैचमेंट एरिया में ये सारे आते हैं, ये कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अदर रिलेटेड न्यूज क्या है, इंटर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस IPBES ने ब्लू प्लेनेट प्राइज जीता है, दैट इज अवार्डेड एनुअली बाय जापान बेस्ड आसाई ग्लास फाउंडेशन। अच्छा ये कोई ब्लू प्लेनेट का प्राइज देते हैं, इन्होंने जीता है। बस बात ये रखना कि ये कोई UN की बॉडी नहीं है, तो ये पेपर में आने की भी कम चांस है, क्योंकि UN की बॉडी नहीं है। वैसे तो ये दे सकते हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन देते हैं, बट इसका हेडक्वार्टर जो सेक्रेटरिएट है वो बोन में है, इंडिया इसका मेंबर है, तो ये चांस है देने के पेपर में, ठीक है। तो इसने IPBES क्या है, इसने प्राइज जीता है, इसको नहीं पूछेंगे कौन सी फाउंडेशन है, इतनी फाउंडेशन कैसे याद रखेंगे। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ताजाकारा पंचायत केरला ने रिसेंटली पब्लिश किया है अपडेटेड पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। मैं बताता हूँ इसमें क्या पूछेंगे। सबसे पहले तो ये स्टेचुटरी है, याद रखना, स्टेचुटरी रिकॉग्निशन है इसकी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, बायोडाइवर्सिटी एक्ट BDA और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसको क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ये भी पूछ सकता है इसको प्रिपेयर कौन करता है, किसके साथ कंसल्ट करके, लोकल लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब, इसका मेन एम है सेफ गार्ड करना बायो रिसोर्स को और एसोसिएटेड नॉलेज को, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। ये कौन पब्लिश करता है, येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लैंड पॉलिसी, इसने ये पब्लिश किया। इंडिया की रैंक 176 आउट ऑफ 180 कंट्री, ठीक है। इंडिया ने 2022 में सरपास कर दिया है किसको, चाइना को। वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर है इंडिया एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। इस्टोनिया ने इसमें टॉप किया है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है गोल्डमैन। अब ये क्या याद रखें भाई, कौन रिलीज, हमें क्या पता, इसमें 176 रैंक आई है। कैमल्स, हाँ ये थोड़ा सा याद रखते हैं, क्योंकि कौन सा कैमल पानी में तैरता है कौन सा नहीं, UPSC काफी इंटरेस्टेड है इसमें। तो UN ने डिक्लेयर किया है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स। कैमलाइट्स क्या होते हैं, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली, टू बिल्ड अवेयरनेस अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिट्स। अब टाइप्स क्या है, डोरमिटेट्री या अर्बियन कैमल, जिसका सिंगल हम्प होता है, एक ही, ये देखो ये हम्प, ये हम्प, ठीक है। कैमल पे देखो कभी बैठे हो तो। बैक्टीरियन कैमल्स, तो इसके 2 हम्प्स होते हैं, यहाँ भी होता है एक, ये 2 होते हैं हम्प्स, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो कैमल्स इंडिया में स्टेट एनिमल किसका है, राजस्थान का है। क्राई कैमल, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये अपना इंक्लूड करते हैं। क्राई कैमल जो है वो स्विम
करता है लॉन्ग डिस्टेंस 3 किलोमीटर एट ए टाइम, 1 मिनट में पानी में जाता है और 3 किलोमीटर तैर लेता है। इन सी टू इट मैंग्रूव्स, मैंग्रूव्स को खाता है वो जो कि कच्छ में पाए जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा से ही पूछ सकता है, यूपीएससी का कुछ नहीं पता। अब की बार, पिछली बार खराई पूछा था, अब की बार बैक्टीरियन कैमल पूछ सकता है। वो लद्दाख के नुब्रा वैली में यानी कि ठंड में मिलते हैं, ठीक है। डोरमेट्रेज कैमल ये कहाँ मिलते हैं, ये हॉट डेजर्ट में मिलते हैं, देखो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कैमल है, इसको ध्यान से देख लो, आंख में बसा लो बस, किसमें डबल हम्प होता है, किसमें सिंगल हम्प होता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट, यूएन रेड। देखो यूएन रेड काफी इंपॉर्टेंट है। यूएन रेड का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी फुल फॉर्म है यूएन रेड, ठीक है। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है एक। रेजिंग एम्बिशन एक्सरलेशन एक्शन एक्सरलेटिंग एक्शन टुवर्ड्स एनहांस्ड नेशनल डेटरमेंट एनडीसी फॉर फॉरेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मतलब कि जो आउट ऑफ टॉप 20 कंट्री ओनली 8 कंट्री विद हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन है। ये कुछ नहीं है भाई, इतनी याद कौन रखेगा। यूएन रेड के बारे में देख लेते हैं। 2008 में लॉन्च हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लॉन्च 2000, बिल्ट ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टीज, एफएओ से टेक्निकल एक्सपर्टीज, यूएनडीपी और यूएनईपी तीनों से मिलकर बनी है ये। यूएन एक रेड प्लस भी है, देखो, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है कॉमनली रेफर्ड एज वर्सा फ्रेमवर्क फॉर रेड पल्स, ठीक है। वर्सा एग्रीमेंट हुआ था, वार्सा, ठीक है। 19 सेशन था जो कोप 19 यूएनएफसीसी में, वहां ये बनी थी। रेड प्लस में क्या है कि बियॉन्ड सिंपल डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्ट रेड का मतलब क्या था कि डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करना, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जाती है। रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, आईएएफ। रिसेंटली 19 सेशन हुआ है यूएनएफएफ का, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट वो हुआ है। अब हमें क्या होता रहेगा पता नहीं कितने सेशन हो रहे हैं। मेन चीज याद रखो, यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर यूएनएफएफ 2017 से 2030 तक है ये प्लान। ऑल मेंबर ऑफ यूएन इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ए टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया 3% बाय 2030, सिग्निफाइंग इंक्रीज ऑफ 120 मिलियन हेक्टेयर। बस इसका ये टारगेट है कि ये पूछ सकता है कि इतना टारगेट है, स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखो। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट ये एस्टेब्लिश हुई थी 2000 में, और सक्सेसर है आई इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन फॉरेस्ट का एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट का। बाकी ये कट करो कट करो कट करो। मैंग्रोव कंजर्वेशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन क्या है, रिसेंटली आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम की, उसने इंडिकेट किया है कि 50% ऑफ द इकोसिस्टम एग्जामिन्ड वर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। अब यूएन की रेड लिस्ट जो है मैंग्रोव के लिए अलग से निकालता है, तो उसने कहा कि 50% तो भाई साहब वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि सेफ नहीं है। ओवरऑल बात ये है। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब ये पूछ सकता है मैंग्रोव की कौन निकालता है रेड लिस्ट, वो भी आईयूसीएन ही निकालता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो 36 रीजन, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन इंडिकेटर ऑफ द कमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। हेडलाइन इंडिकेटर है जो क्यूमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ था, सीबीडी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके लिए, ठीक है। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मिले हैं, ठीक है। वहां पे उनको काफी ज्यादा वो मतलब कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया का जो स्टेटस है इंडियन मैंग्रोव्स का, उसमें जो अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल है वो लिस्ट कंसर्न है। साउथ इंडिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेस्ट इंडिया वनरेबल है, यानी सबसे बेस्ट ये अंडमान वाले हैं और ये है। ये पूछ सकता है देखो कि सबसे ज्यादा कहाँ मैंग्रोव है वो लॉस हो रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम सर्विस जो है प्रोवाइडेड, मैंग्रोव काफी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कवर करते हैं मोस्टली 15% ऑफ वर्ल्ड की कोस्ट लाइन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटस क्या है मैंग्रोव का इन इंडिया, मैंग्रोव लक्षद्वीप आर्किपेलागो में और कोस्ट तमिलनाडु में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में, ठीक है।
तो स्टेट, ये किसने बताया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट है 2024। ये कौन करता है, ये कौन रिलीज करता है, ग्लोबल ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इशू करता है। इसने क्या कहा था, इंडिया में जो मैंग्रोव कवर, जो मैंग्रोव जो कवर है वो इंडिया में इंक्रीज हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर 0.34% कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद मेजर लोकेशन इंडिया में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल, महानंदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टाज हैं, वहां पे मैंग्रोव मिलते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हो। मैंग्रोव के लिए कुछ इनिशिएटिव भी हैं इंडिया में, जैसे मिस्टी है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। उसके बाद आ गया जैसे सेम है, सेम इनिशिएटिव, सैम बहादुर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन है WWF इंडिया, ठीक है। तो मैंग्रोव के लिए कैंपेन है और ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव मैंग्रोव ब्रेक थ्रू एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था UNFCCC COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा, ठीक है। टारगेट ऑफ सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरपिन्ड बाय दी 4 बिलियन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। तो ये था जी मैंग्रोव। अब मैंग्रोव के लिए जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बोली है वो रियल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंग्रोव से क्वेश्चन बहुत आते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। मैंग्रोव से वो पूछेगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने एग्जेम्प्ट कर दिया है सर्वे जो कि इन्वॉल्व करते हैं ड्रिलिंग एंड फीलिंग ऑफ 100 ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ अप टू 100 ट्री फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन फॉरेस्ट एरिया। अगर उस वजह से 100 ट्री को नुकसान हो रहा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे सर्वे से। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में पूछ सकता है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में आती है। अप्रूवल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, इम्प्रूव है, ये अप्रूव करती है, ये बात याद रखनी है। डाइवर्जन फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये अप्रूव करती है, असेस करती है लैंड रिक्वेस्ट की वैलिडिटी को, रिकमेंडरी है नेचर में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। सेक्रेटरिएट ऑफ CBD ने मार्क्स किया 10th एनिवर्सरी फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये क्या है, FERI लॉन्च्ड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन केरला फॉरेस्ट सर्विस एंड CBD सेक्रेटरिएट। अब ये पता नहीं पूछेंगे या ना पूछेंगे, देख लेना इसको। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन प्लान, यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया NRP जो कि अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में एक पहली बार किया है किसी ने। NRP क्या है, it is a continent wide and comprehensive law that forms part of European Union Green Deal। यूरोपियन यूनियन की जो ग्रीन डील नहीं थी कि नेट जीरो एमिशन करेगा ये 2050 तक, तो उसी का ये पार्ट है ये लॉ भी। इसका एम क्या है, बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट, लॉन्ग टर्म रिकवरी, नेचर से रिकवरी करना, नेचर की यूरोपियन यूनियन की लैंड पे और सी एरिया पे। इट्स सीक टू रिकवर एटलीस्ट, इसने भी अपना टारगेट रखा है 20% of European Union land and sea by 2030 and all ecosystem need of restoration by 2050। देखो ये पूछ भी सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है ना इस अपने टाइप का, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, थ्रू नेशनल रिस्टोरेशन प्लान ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR भी लेके आई है, ठीक है। एक साल से इन्होंने अपना जो एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन है प्रपोज किया है कि उसको बढ़ा दिया जाए कि अभी इम्प्लीमेंट मत करो 1 more year, ठीक है। इसका एम क्या है, इंश्योर करना, ठीक है, ए सेट ऑफ की गुड्स प्लेस्ड ऑन यूरोपियन यूनियन मार्केट दैट विल नो, हाँ ऐसे गुड्स को मार्केट में लेके आना कि वो डिफोरेस्टेशन ना करे, ठीक है, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन उनसे ना हो, ठीक है। तो काफी प्रोडक्ट पे ये अप्लाई होता है, जैसे पाम ऑयल, सोए,
बीफ, कोकोआ, टिम्बर, ठीक है। तो कंपनीज को ना वेरीफाई करना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है, उससे डिफोरेस्टेशन तो नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपोर्ट करते हैं ना यूरोपियन यूनियन को, उनके लिए फिर से ये जैसे कार्बन बॉर्डर बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाला टैक्स है ना, वैसे ही ये उनके लिए बैरियर का काम कर सकता है। नेक्स्ट है जी हाई सी ट्रीटी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइन करना, अप्रूव द साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, इसको अप्रूव कर दिया है। अब ये है क्या एग्रीमेंट, ठीक है। नेम नेम क्या है इसका, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। देखो मान लो ये इंडिया का एरिया है, इधर इधर यहाँ तक, तो इसके बाद का जो एरिया है ना उसको उसको कैसे कंजर्व करना और सस्टेनेबल यूज करना, ये तो क्योंकि ग्लोबल कॉमन में आ गया एरिया, मतलब सबका अधिकार है बराबर में, तो इसलिए उसको कैसे यूज करना है और कैसे उसका क्या करना है ये उसमें आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब कि क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है, इसकी साइन इंडिया भी करेगा, ठीक है। यूएन क्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सीज, वो डिमार्क करता है हाई सीज आर ऑल पार्ट ऑफ सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हमें पता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 तक होता है, ठीक है, 200। अभी यहाँ उन्होंने डिस्कस भी कर रखा होगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है, पता नहीं कर रखा है या नहीं, तो यहाँ तक होता है, ठीक है। एक होता है न्यूटिकल माइल्स, 200 न्यूटिकल माइल्स, हाँ, 0 से 12 होता है, ठीक है, और फिर 0 से 24 तक भी होता है, 12 से 24 यानी, और फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये देखो UN clause demarks different zone of the oceans up to 12 nautical miles from baseline, up to 24 nautical miles from baseline act as buffer zone। इसमें लिमिटेड सोवनिटी होती है, इसमें तो पूरी होती है, इसमें लिमिटेड होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन, नो सोवनिटी, इसमें कोई सोवनिटी नहीं होती कोस्टल स्टेट की। ग्लोबल कॉमन में आ जाता है जी, उसके बाद जो हाई सी होता है उनको ग्लोबल कॉमन माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड, जो ये बीबीएनजे है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, बीबीएनजे याद रखना, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूएन क्लोज के अंडर में ही है, ठीक है। ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी यूएन क्लोज के अंडर में, ठीक है, अगर ये फोर्स में आ जाती है। तो फर्स्ट क्या हुई थी 1994 की पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स, इसका एक्सप्लोर करना और एक्सट्रैक्ट करना। 1995 में क्या हुई थी यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद एडोप्ट 2023 में हुई थी, ओपन है ये सिग्नेचर के लिए 2 साल के लिए 25 तक, ये एक बाइंडिंग ट्रीटी होगी। देखो ना यूएन क्लोज भी पूछा है इसने, तो ये भी पूछ सकता है अब की बार, क्योंकि ये अभी अभी आई है, ठीक है, तो चांसेस है देखो पूछने के। इंडिया से पूछ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, बोल देंगे कुछ भी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगी, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल स्पीयरहेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और तो की प्रोविजन क्या है इसके, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एप्लीकेबल कहाँ होगी, एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, नेशनल जुरिडिक्शन से आगे जो एरिया है इसमें हाई सी को इंक्लूड करेगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू एनी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल ऑक्सिलरी, इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, देखो इंपॉर्टेंट है। ओनली पार्ट टू डीलिंग विद मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज अप्लाइड टू एनी गवर्नमेंट वेसल इन नॉन कमर्शियल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी साइन है, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फोर सब्सटेंटिव एलिमेंट, ये भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट एलिमेंट। यूएन क्लोज के बारे में देख लो, एडॉप्ट हुआ था 1984 में, एनफोर्स हुआ था 1994 में, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस 171 स्टेट पार्टी है इंडिया को इंक्लूड करके, डिफाइन करता है राइट और ड्यूटी नेशनल की क्या है ओशन के रिगार्डिंग, और एस्टेब्लिश की थी, इसी के तहत एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये भी आया हुआ है पीवाईक्यू, ठीक है। नेक्स्ट है जी कोरल ब्लीचिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली बहुत सारी कोरल ब्लीचिंग देखी गई है, बहुत सारे इवेंट, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट के आसपास, गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास, तो ब्लीचिंग जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ये मोस्टली कोरल अटोल से ही बना है, ठीक है।
सबसे पहले ये देख लो कोरल होता क्या है। कोरल एक एनिमल होता है, अगर कोई ऑप्शन में आ जाए एनिमल प्लांट, ठीक है, ये है तो स्टैटिक नॉलेज एनवायरनमेंट की, वैसे मैं बता रहा हूँ, जो कि एनिमल का एक लार्ज ग्रुप होता है कैनिडेरिया, उससे ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस दो टाइप में होते हैं ये, हार्ड कोरल और ये क्या होता है सॉफ्ट कोरल, ठीक है। हार्ड कोरल रीफ बिल्डिंग कोरल हैविंग रोक लाइक कैलकेरियस स्केलेटन, जिसका रोक लाइक स्केलेटन होता है। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय पोलियप ऑफ हार्ड कोरल, हार्ड कोरल, कोरल का जो पोलियप्स होता है वहां से वो बनते हैं। देखो ये सारी चीजें ना स्टैटिक में है, पूरा स्टैटिक पढ़ाने लगेंगे तो फिर पीटी कवर ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्लीचिंग हुई है। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, कोरल मरने लग जाते हैं, ब्लीचिंग मतलब वाइट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड मेड अप ऑफ कोरल अटोल से बना है। ब्लीचिंग इज सीन अक्रॉस ऑल स्पीसीज एक्रोपोरा मुरिकाटा पुरीरटाइस सिनिड्रिया कावारती आइलैंड में ये देखी गई। अब ना ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्पीसीज हैं वो किसकी हैं, कोरल की हैं, मैंग्रोव की हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। कोरल ब्लीचिंग स्टार्टेड बट लिमिटेड टू वन स्पीसीज गोनीपोरा, गोवा में ये गोनीपोरा तक ही हुई इसकी ब्लीचिंग, ठीक है। सिग्निफिकेंस है कोरल ब्लीच की काफी इंपॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट है ओशन के लिए, ठीक है, इसको बोला जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर करता है मैराइन लाइफ को, मिनिमाइज करता है स्टॉर्म के इम्पैक्ट को, ठीक है। देखो कोरल ब्लीचिंग होती क्या है, कोरल जो स्ट्रेस, व्हेन कोरल आर स्ट्रेस्ड बाय चेंज इन कंडीशन सच एज टेम्परेचर लाइट न्यूट्रिएंट्स की वजह से जब कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं, दे एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी, उनके अंदर ना एल्गी होती है, एल्गी जिसके साथ उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। वो उसको प्रोटेक्शन देता है, वो उसको फूड देती है, कोजिंग देम टू टर्न कंप्लीटली व्हाइट। अब वो एल्गी चली गई तो उनका तो फूड चला गया ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो वाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली 2023-24 नेम्ड एज फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट, इसको फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट बोला गया है। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं इंडिया में, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, शेड्यूल 1 है, कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मिथापुर गल्फ ऑफ गुजरात और गुजरात में मैराइन नेशनल पार्क में है 2008 में, ठीक है, लॉन्च किया गया था WTI और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात में, बस इतना नहीं याद रखना। ग्लोबल इनिशिएटिव इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI 1994 में बना था ये। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट भी है। आर्टिफिशियल रीफ 300 आर्टिफिशियल रीफ है डिप्लॉयड ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम तमिलनाडु में। और artificial reef they are technologically intervention used to rehabilitate और improve natural habitat, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जो फिशरी है इज प्रमोटिंग इट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इसको प्रमोट कर रहा है, बस यही है। नेक्स्ट आ गया जी हमारा रामसर साइट, ठीक है, न्यू वेटलैंड ऐड की गई है। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कौन सी वेटलैंड ऐड की गई है रामसर साइट में। टोटल अब 85 हो गई, अब 500 को याद रख लो कौन से स्टेट में, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में। अब ये और देख लो इसके आसपास कोई नेशनल पार्क है क्या, को जो इसके बाउंड्री बाउंड्री को टच करता है बस, ठीक है। तो उसके बाद है नंद नंजा नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। लेक भी है ये सेलो वेटलैंड, किंग नंजार, ये जो भी है नंजारायन उन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। उसके बाद है काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में, ब्रैकिस सैलो लेक है और कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। उसके बाद है तावा रिजर्व है मध्य प्रदेश में MP में, लोकेटेड इनसाइड सतपुरा टाइगर रिजर्व, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एंड बॉर्डर करता है ये सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद वेटलैंड के बारे में ये क्या है, कौन सा वेटलैंड क्राइटेरिया हो सकता है कौन सा नहीं, 9 में से 1 क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ये स्टैटिक है। रामसर कन्वेंशन 1971 में, रामसर एक शहर है कहाँ पे, ईरान में, वहां पे हुई थी। फोर्स में 1975 में आई थी, ये बात ध्यान रखना। इंडिया इसकी पार्टी 1982 में बना था। लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट या रामसर लिस्ट कंटेन करती है वेटलैंड जो कि सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं ह्यूमैनिटी एज ए होल। रामसर जो लिस्ट है उनमें से 9 में से 1 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, वो रामसर में आ जाती है। वेटलैंड जो न्यूज में है इंडिया में, पेंगोंग सो लेक कहाँ है जी, वो पेंगोंग सो लद्दाख में, ठीक है।
तो इसका चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है। पूछ लेता है ना लेक यूपीएससी। पुलिकत लेक, ये भी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, सेपरेट करती है लैगून को फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और रिवर कालंगी एंड अरानी इसको फीड करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशनल है, फ्लेमिंगो सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं। उसके बाद आ गया जी वेस्ट बंगाल, सुंदरवन मैंग्रोव, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके बाद है जी सुंदरी इन बंगाल, ये कुछ नहीं है, लार्जेस्ट डेल्टा हमें पता ही है। और कंवर लेक या काबरताल लेक, ये आया हुआ है पीवाईक्यू में मेरे हिसाब से, ये बिहार में है, नेचुरल वेटलैंड है। गंडक और बिया और कारे रिवर इसको मतलब कि ड्रॉ करता है ये वाटर, इन तीनों से बिहार की फर्स्ट रामसर साइड है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप ओवर अलोंग विद सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देखो रामसर साइट 99% चांस है कि एग्जाम में आती हैं, और उसमें जो लेक वीक है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदर रिलेटेड न्यूज में क्या है जी, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव किसने स्टार्ट कर दिया, रिवर्स करना है हमने नेचर लॉस को बाय 2030, बस इतना याद रखना। सेलो एक्वाफायर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है तेलंगाना में। इसका एम क्या है, सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है ये। इट इन्वॉल्व ड्रेनिंग सेलो वाटर बोरवेल टू पंप आउट वाटर, वाटर को पंप आउट करना बस। फिशिंग फिशमिप इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव फिश बायोमास सोए मोर देन 10% डिक्लाइन हो गया बस ये। ठीक है, तो फिशमिप इनिशिएटिव एस्टेब्लिश हुआ था, 2.0 आ गया अब तो 2024 में, इंक्रीज करना है रिलायबिलिटी ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। टर्म्स इन न्यू में प्लैंकटन क्रैश क्या होता है, ठीक है, प्लैंकटन क्रैश क्या होता है, नोक्टिलिका स्किंटलियाज ए टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टर्न्स रेड कलर व्हेन इन लार्ज नंबर एक्सपीरियंस ए क्रैश, एकदम से क्रैश हो जाए ना लार्ज, ये उसमें हो जाती है, रेड कलर में चेंज हो जाती है, और लीडिंग टू रीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल, सेल से कलर्ड पिगमेंट निकलता है। उसके बाद गेप लिमिटेशन, ठीक है, गेप लिमिटेशन क्या है, कंसेप्ट इन इकोलॉजी दैट रेफर टू द फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन साइज ऑफ प्रे दैट ए प्रीडेटर कैन कंज्यूम। भाई मतलब कि कितना साइज का एक प्रीडेटर है वो कंज्यूम कर सकता है, छोटा मुंह होगा तो छोटा चीज खाएगा, अब बड़ा मुंह होगा तो बड़ा खाएगा। ठीक है, तो वही बात है। मेगाफोना, मेगाफोना क्या, इट डिस्क्राइब एनिमल अबव ए सर्टेन वेट थ्रेशोल्ड। अब 50 से जो ज्यादा के एनिमल होते हैं उसको मेगाफोना बोला गया है। जैसा मेगा हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर होते हैं, लेकिन 50 के से ज्यादा। ठीक है, स्टोर्म स्टोरमेटोलाइट्स, ये क्या है, दीज रेफर टू ए रेंज ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी दैट आर एसोसिएटेड विद लेयर्स ऑफ रॉक, रॉक की लेयर्स के साथ जो एसोसिएटेड है। दे आर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल डीएनए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ईडीएनए इज एन ऑर्गेनिज्मल डीएनए दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट फ्रॉम सेल्यूलर मटेरियल से जो रिलीज होता है सेड बाय ऑर्गेनिज्म, स्किन स्किन या फिर एक्सट्रीमेंट इनटू एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। ईडीएनए इज इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज एंड असेस बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, क्या है, लीनियज स्प्लिटिंग इवेंट दैट प्रोड्यूस टू और मोर सेपरेट स्पीसीज, अलग अलग दो स्पीसीज क्रिएट कर दे या 3 4 5 जो भी, इसको बायोडाइवर्सिटी, दिस ये से क्या जनरेट होती है, बायोडाइवर्सिटी। जैसे एलोपैट्रिक, जैसे ना ये पढ़े हो गए आपने, मॉक टेस्ट में हुए थे कि में, एलोपैट्रिक क्या होता है, न्यू स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, वहां से जो नए स्पीसीज निकलते हैं। पेरीपैट्रिक, new species formed from a small population isolated at the edge of large population. Parapatric, from a continuously distributed population. Sympatric, देखो ये याद कर लेना, पूछ सकते हैं यार, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। बायो इल्यूमिनियस, प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो लाइट लाइट को इमिट करते हैं। लाइट इमिटेड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, एक सिस्टम होता है रेजिंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन हाई डेंसिटी फैसिलिटी अंडर कंट्रोल कंडीशन में मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन इफिशियंसी को और आउटपुट डेयरी प्रोडक्ट को एट लोअर कॉस्ट। उसके बाद है वुडी एनक्रोचमेंट, इट इज द इंक्रीज ऑफ ट्री एंड श्रब का, जो ट्री और श्रब कवर है उसका इंक्रीज करना, एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, it entail the conversion of open habitat to habitat with great tree cover,
मतलब ओपन हैबिटेट का उस हैबिटेट में कवर करना जिसमें ज्यादा ट्री कवर हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर, ये आ सकते हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पूछ लिया, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन कार्बन, ये सारी चीजें। ग्रीन वाटर क्या होता है, रेफर टू मॉइस्चर इन सोइल एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो ग्रीन वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, रिलीज कर दिया जाता है वापिस से एटमोस्फेयर में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा। और ब्लू वाटर क्या है, एनकम्पास सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दोनों होता है, मिलता है लेक में, रिवर में, रिजर्वेयर में, और रिचार्ज किया जाता है बाय प्रिसिपिटेशन, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना। अब आगे ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है न्यूज में, उसके बाद है साइट्स का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, ये ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस, वाइल्ड एनिमल और प्लांट दोनों को कवर करता है कि जो स्पीसीज है उनको इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। 1963 में बना था ये जेनेसिस, और फोर्स में आया था 1975 में, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। साइट्स के अलग अलग अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, ठीक है। साइट्स की रिपोर्ट होती है, ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड ट्रेड रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड वाली। उसके बाद है जी आईयूसीएन ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में आया था, मेंबर इसके बहुत सारे होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये सब। आईयूसीएन की ग्रीन लिस्ट इफेक्टिव कंजर्वेशन एरिया को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट प्लेनेट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, नेचर वेस्ट सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये काफी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, नॉन एनजीओ है ये, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 100 कंट्री के में काम कर रही है, 1961 में ये बनी थी, ठीक है। इसका रेड फंड है शायद ये इसका जो सिंबल है, ठीक है। रीनेम्ड हुआ था इसका वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था इसका नाम तो, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ था ये 1969 में, ठीक है। अर्थ आवर ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन रिलीज करता है, WWF 2007 में लाइट ऑफ कर दी थी 1 घंटा के लिए सिडनी में, ठीक है। एवरी ईयर इन मार्च में कर दी जाती है, 1 तारीख होती है उसमें कुछ टाइम के लिए लाइट ऑफ, उसको अर्थ आवर बोलते हैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट भी यही रिलीज करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है वाइल्ड लाइफ की 73% पास्ट 50 ईयर में, ठीक है। तो ये था अपना पूरा एक टॉपिक। अब क्लाइमेट चेंज पे आते हैं हम लोग। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे और फिर आगे चलते हैं। एनडीसी क्या है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो डील हुई था ना उसमें एनडीसी डिटरमाइन हुए थे कि आपको कब तक ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है, उसको एनडीसी बोला गया। अब एनडीसी में नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन अपना अपना हमने टारगेट बनाया था कि हमारा एनडीसी है। हम जैसे हमने बोला था इंडिया के 3 एनडीसी थे, ये थे 2015 में, हमने अपडेट कर लिया इनको 2022 में। हमने क्या कहा कि रिड्यूस करेंगे हम एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का 2005 लेवल से कितना परसेंट, 45%, ठीक है। और अचीव कितना किया है, क्योंकि एनडीसी को ना बार बार अपडेट देनी पड़ती है कि हमने इतना अचीव कर लिया, हमने इतना अचीव कर लिया। अचीव्ड रिड्यूस्ड बाय 33% बिटवीन 2005 से 2019 तक, हमने इतना अचीव कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन की हमने 40% बोला था, अब 50% बढ़ा दी हमने। अब अचीव कितना कर लिया, 43%, ये हमने सेम रखा है जो था, ठीक है। तो इंडिया का अपडेटेड एनडीसी इंक्लूड करता है कंपोनेंट मास मूवमेंट फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, टू अचीव वन ऑफ द क्वालिटेटिव टारगेट। उसके बाद रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंडिया का पंचामृत कॉन्सेप्ट है। देखो ये 500 चीज तो याद रखो, क्योंकि ना ये पूछ सकता है कभी भी। ये तो 500 गीगावाट नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी हमें 2030 तक करनी है। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी आनी चाहिए, कब तक, 2030 तक हमें मिनिमम करना ही है। रिडक्शन हम करना है हमने टोटल प्रोजेक्ट जो कार्बन एमिशन है उसमें 1 बिलियन टन अब से 2030 तक, और रिडक्शन करना कार्बन इंटेंसिटी में 45%, नेट जीरो करना हमें मिशन 2070 तक। इंडिया का लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी है, ठीक है। ये किसको सबमिट किया इंडिया ने, यूएनएफसीसी को, ठीक है। उसके बाद है जी यूएनएफसीसी की COP29 अजरबैजान बाकू में हुई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बाकू अजरबैजान को देख लेना एक बार। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, मतलब बहुत सारे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है यूएनएफसीसी की, जहाँ पे मीटिंग होती है। जैसे फर्स्ट कॉप हुई थी बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP30 कहाँ होगी ये पूछ सकता है, बेलेम ब्राजील में होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद की आउटकम क्या रहे, देखो यहाँ से पूछ सकता है। एनसीक्यूजी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल क्लाइमेट चेंज, हमने जिसको बाकू फाइनेंशियल गोल भी बोल देते हैं, हमने क्या किया कि काफी ज्यादा इसमें टसल भी चली थी, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा तो ट्रिपल फाइनेंस कर दिया, US $300 बिलियन देंगे डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को, कब से 2035 से, ठीक है। एफर्ट कर रहा है टू मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन एनुअली
effort to mobilize 1.3 ट्रिलियन annually by 2035 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्स से हमें एनवायरनमेंट में लगा देना है। उसके बाद कार्बन मार्केट्स एंड आर्टिकल 6 काफी इंपॉर्टेंट है, फाइनलाइज कर दिया हमने आर्टिकल 6 के लिए जो रूल थे वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत। आर्टिकल 6 क्या था, कार्बन को शेयरिंग के लिए, जैसे कार्बन क्रेडिट ही है वो, ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने ईटीएफ रखा है, एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ये कंट्री की रिपोर्ट देगा कि कितना इसने इमिशन किया ये वो, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी के लिए वाकू वर्क प्लान हमने किया है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एफ डब्ल्यू जी फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज के लिए लीमा वर्क फॉर प्रोग्राम, ठीक है, एक्सटेंड किया दोबारा 10 साल के लिए, ठीक है। यूएनएफसीसी के बारे में हमने 1992 में अर्थ समिट हुई थी और 1994 में ये फोर्स में आई थी। बोन जर्मनी इसका हेडक्वार्टर है, स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैस को, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंडर एग्रीमेंट था 1997 में रिड्यूस करना था ग्रीन हाउस गैसेज को। क्योटो के 2 पार्ट आए थे। उसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट 2025 में आया था, 2015 में आया था। इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमें क्या करना है, बिलो रखना है अभी से, और एम रखना है कि वो नीचे रहे 1.5 डिग्री, इतना भी ना बढ़े एवरेज। की इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, जो कि किस में लिए हैं हमने, कोप कोप किस में लिया है, कौन सी कोप में लिया है हमने, 29 में, ठीक है। रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। इंडिया नहीं है इसमें, याद रखना, मीथेन वाली इंडिया साइन ही नहीं करता, ग्लोबल है, क्योंकि इंडिया में इतना सारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री है, तो मीथेन काफी ज्यादा इंडिया में होती है, तो अभी कंट्रोल करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज ग्रिड प्लेज कोप 29 में हुई थी, ये सेट टारगेट 2030 के लिए। डिप्लॉय करना है 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज पावर सेक्टर में ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी प्लेज ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर कोप 29 प्रेसिडेंसी, ये इन सबके साथ मिलकर हुई थी ये ग्रीन एनर्जी, कुछ नहीं है। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर के लिए हुई थी, ठीक है। कोप 29 प्रेसिडेंसी पार्टनरशिप विद एफएओ, फार्मर की बात है तो फूड एंड एग्रीकल्चर तो आएगा ही, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अजरबैजान, उसके बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड डायलॉग, ये यूएनसीटीडी यूएनडीपी ने किया था, ग्लोबल में ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं, काटो काटो काटो, आगे चलो। नेक्स्ट है जी, इंडिया ने क्या क्या किया कोप में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रपोज किया इंडिया ने कि 1.3 ट्रिलियन तो दे दो यार एनसीक्यू के अंडर, विद 600 बिलियन कमिंग फ्रॉम ग्रांट और इक्विवेलेंट रिसोर्सेज की। 600 बिलियन तो ग्रांट की फॉर्म में, तो ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस होता है, ग्रांट को वापस नहीं देना पड़ता पैसा, ग्रांट का पैसा। इंडिया कोप 20 में साइड इवेंट्स भी काफी हुए। इंडियन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 8 मिलियन फॉर 12 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस किया। लीड आईटी को होस्टेड विद स्वीडन एम एक्सेलरेटिंग लो कार्बन इंडस्ट्री एनर्जी ट्रांजिशन विद ग्लोबल साउथ, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 6 के बारे में, आफ्टर डिकेड ऑफ नेगोशिएशन रूल फॉर द कार्बन ट्रेडिंग के लिए रूल जो है पेरिस एग्रीमेंट में जो स्टार्ट हुए थे वो फाइनलाइज कर दिए हैं। कार्बन आर्टिकल 6 क्या है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कोऑपरेशन कैसे करना है एनडीसी के बेस पे कार्बन मार्केट के लिए, कैसे कार्बन परचेज करनी है, नॉन कार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन बेस्ड अप्रोच एंड 1 नॉन कार्बन बेस्ड अप्रोच के बारे में बताता है। कार्बन मार्केट क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम है, एंटिटी बाय कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट को दूसरे से, एक देश ना दूसरे देश से, ठीक है। 3 आर्टिकल है 6.2 6.4 6.8, ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच है बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, ये सेंट्रलाइज अप्रोच है पेरिस एग्रीमेंट में क्रेडिट मैकेनिज्म के लिए, नॉन मार्केट अप्रोच टू प्रमोट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन ट्रेडिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट में ये देख लेना आप लोग। क्लाइमेट फाइनेंस न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, ये वही है 100 बिलियन की जगह 300 बिलियन कर दिया बस, और क्या है इसमें, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में पहले क्या क्या, लॉस एंड डैमेज फंड कोप 27 में इजिप्ट में आया था, और ऑपरेशनलाइज कोप 28 में हुआ था। दुबई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्री वनरेबल कंट्री को दिया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड वही है, एस्टेब्लिश हुआ था कोप 16 में, ठीक है। यूएस $100 बिलियन बाय 2020 से ये देने लगेंगे। एडेप्टेशन फंड 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कोप 27 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके अंडर में, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंडर में। लिस्ट डेवलप फंड, ठीक है, ये सारी चीजें थी। उसके बाद फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज, इसमें क्या है, कोप 27 में यूएनएफसीसी श्रमल सेक 2022 में। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 18 एजेंसी, पार्टनरशिप ऑफ 18 एजेंसी है ये, टू एड्रेस वर्ल्ड मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इशू के लिए। 1992 में रियो के साथ इसका भी जेनेसिस हुआ था। मेन गवर्निंग बॉडी है ये, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल इसकी मेन बॉडी है,
और सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म। 5 कन्वेंशन के लिए फाइनेंस का काम करती है, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी, तीनों तो ये होगी। उसके बाद आ गया स्टॉकहोम ऑन पीओपी, ठीक है। उसके बाद मिनीमाटा कन्वेंशन, ये बात याद रखना। इसका ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक है जी, सेक्रेटरीट वाशिंगटन डीसी में है। और की इनिशिएटिव क्या है, लिस्ट डेवलप फंड इसी ने किया था स्टार्ट, याद रखना। स्पेशल क्लाइमेट चेंज इसने किया था स्टार्ट, ठीक है। प्लेनेट गोल्ड इसी ने किया था, ब्लू नेचर लाइंस इसी ने किया था। अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या है, 46th अंटार्कटिक ट्रीटी जो है एंड 46th कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंक्लूड हुआ है इंडिया में, ठीक है। हो गया हुआ कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है। एनसीपीसीओ, एनसीपीओआर ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन 1998 में एस्टेब्लिश होता है। अंटार्कटिक ट्रीटी कब आई थी फोर्स में, 1959 में आ जाता है पेपर में, 12 कंट्री थे इसके मेंबर। और ये फोर्स ये बनी 1959 में, तो फोर्स 1961 में आई थी, ठीक है। इंडिया एक कंसल्टेटिव पार्टी, याद रखना, इसका मेन पार्टी नहीं है इंडिया। 57 में से 29 क्या है, कंसल्टेटिव पार्टी है सिंस 1983 में, ठीक है। एरिया जो 60 डिग्री साउथ से 60 डिग्री में जितना एरिया था वो इसके अंदर में आता है। पीसफुल पर्पज के लिए हमने अंटार्कटिक को कैसे कंजर्व करना है, अंटार्कटिक को कंजर्व करने के लिए और भी काफी चीजें आई थी, जैसे सील्स आ गई, कन्वेंशन आ गई, ये सारी मैड्रिड प्रोटोकॉल आ गया, जैसे ये याद रखना है। और मैराइन लिविंग रिसोर्सेज वहाँ पे कैसे कंजर्व करने हैं। इंडिया के अंटार्कटिक में रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक में, ठीक है। रिसर्च स्टेशन क्या क्या है इंडिया के, दक्षिण गंगोत्री पहला था, अब वो मतलब कि काम नहीं कर रहा। करंटली ऑपरेटेड मैत्री 1989 में, भारतीय मतलब अभी गया था 2000 पहले में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री ये सबसे पहला था। उसके बाद इंडिया ने एक्ट भी लेकर आया ट्रीटी को कमिटमेंट करने के लिए, ठीक है, 2022 में। उसके बाद अदर इनिशिएटिव क्या है, क्लाइमेट चेंज सेंटर एंड नेटवर्क, क्या है ये, इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म, यूएनएफसीसी के टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है। उसके बाद क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट एक्शन के लिए। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ये करता है, ग्लोबल इनिशिएटिव है 80 मेंबर स्टेट का, सपोर्ट करता है कंट्री को टैकल करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस बाय हार्नेसिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ एजुकेशन। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल लैंडस्केप है, क्लाइमेट फाइनेंस 2024 का, एंड यूएनएफसीसी 2000 इसके कोप 29 के अंदर में। ये सपोर्ट करता है नेशनल बिल्डिंग को, लो कार्बन इकोनॉमी को डेवलप, मतलब कि एनर्जी वगैरह में, इन सब में, ठीक है। ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। इंटरेक्ट ये क्या है, आर्कटिक और उसके सराउंडिंग में क्या करता है, ये फोकस करता है। बस इतना याद रखना, जितना हाईलाइट कर रखा है उससे ज्यादा नहीं। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज क्या है, 10 से 30 साल के मतलब कि लोग सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सोचेंगे, उनके लिए। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन में क्या, ग्रीन क्रेडिट रूल है। ग्रीन क्रेडिट रूल होता क्या है, ए सिंगुलर यूनिट ऑफ एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी डिलीवरिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। जिस एक एक्टिविटी से, यूनिट से पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे, उसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट। दे कैन बी ट्रीटेड डेडिकेटेड एक्सचेंज सिमिलर टू द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की तरह क्या हो सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये क्या है, अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड 1986। और कार्बन क्रेडिट क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के अंडर में। ये बात बिल्कुल याद रखना, बहुत जरूरी है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मैकेनिज्म, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर इसमें, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन वॉशिंग, पता नहीं ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, ब्रेन वॉशिंग क्या होती है बताओ। तभी पेपर में आता, तब ये सोचना था ब्रेन वॉशिंग, सुना है, ब्रेन वॉश कर दिया, पागल बना दिया ऐसी कंपनी, ठीक है। हम बोल दे कि हम एनवायरमेंट को फॉलो करें और फॉलो कर नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अब ऐसे ही आगे ग्रीन हसिंग, ग्रीन राइजिंग, ग्रीन रैवलिंग, ये पढ़ लेनी, ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन क्राउडिंग, क्योंकि पूछ सकता है यार, उसने एक बार पूछ लिया तो उसका नेचर है चीजों को, थीम को रिपीट करने का। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, क्या करेगा, एयर को कैप्चर करेगा और स्टोरेज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैप्चर करेगा और उसको क्या करेगा, फिर स्टोरेज कर लेगा, बस यही तो है, डायरेक्ट है। उसके बाद CO2 मेथनॉल कंजर्वेशन, इंडिया फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट कंजर्वेशन कहाँ बना है, पुणे में बना है। ये क्या करेगा, देख लो, CO2 से मेथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, बस नाम से ही तो पता है, ठीक है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल भी बोला जाता है, लो कार्बन है, हाई कोल है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसका एम क्या है, कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स ऑपरेटिंग इन इंडियन मेजर पोर्ट्स एंड रिप्लेस देम विद ग्रीन टग्स। कन्वेंशनल को ग्रीन टग्स के साथ क्या करना, रिप्लेस करना। सागरमाला इनिशिएटिव प्रोग्राम क्या है, पोर्ट लीड डेवलपमेंट है, एम्फेसाइज करना ग्रीन पोर्ट्स पे। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है, ग्रीन पोर्ट्स और ग्रीन शिपिंग इंडिया में प्रमोट करना। कार्बन फार्मिंग क्या है, ये रिजनरेटिव प्रैक्टिस है। कार्बन मतलब कि रिस्टोर करना है कार्बन को, ऐसी फार्मिंग करनी है हमें, नाम से। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है, बताइए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये तो मैंने बता ही दिया, यूरोपियन यूनियन का था। किलिंग करो क्या है, ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को फ्रॉम माउंट लो ऑब्जर्वेटरी सिंस 1958। MLOA क्या है,
ये स्टेशन है जो मेजर करता है एलिमेंट ऑफ एटमोस्फेयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। ग्रीनियम क्या है, ग्रीन प्लस प्रीमियम, ग्रीन प्लस प्रीमियम, ये क्या रेफर टू द प्राइस बेनिफिट बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर यील्ड्स। मतलब कि इन्वेस्टर जो है वो कहेंगे कि देखो कोई बात नहीं, हम या तो एक्स्ट्रा पे कर देंगे कि उसके बदले में आप एनवायरनमेंट को कंजर्व कर देना, या फिर हम क्या है कि हम क्या कर देंगे, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्शन ही कम हो, कोई बात नहीं। ग्रीनियम बोलते हैं उसको, ग्रीन प्रीमियम, एक टाइप का टैक्स ही लगा लो। टील कार्बन, टील कार्बन क्या है, कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटरलैंड एंड कंपासिंग कार्बन सिक्वेस्टर्ड वेजिटेशन माइक्रोबायल, इन सब चीजों में, ठीक है। अलग अलग टाइप के कार्बन है जी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन फॉसिल फ्यूल से जो बनता है, रेड कार्बन बायोलॉजिकल पार्टिकल से, ग्रे कार्बन इंडस्ट्रियल से। रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल आईपीसीसी ने इंट्रोड्यूस किया, आरसीपी फिफ्थ, ये क्या है पता नहीं। वाटर क्रेडिट पे आ जाओ, वाटर क्रेडिट ऐसे ही जैसे कार्बन क्रेडिट होता है, ग्रेन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट ऐसे ही जैसे ये होता है, देखो ना। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है प्राइवेट कंपनी को फाइनेंस करने के लिए एक्टिविटी सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन, ठीक है। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, इट इज ए डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम अराउंड अ ग्लेशियर टू स्लो मेल्ट ऑफ द आइस सेल्फ एंड रिड्यूस सी लेवल राइज। सी लेवल जो बार बार राइज हो रहा है ना, उसको क्या करना है हमें, स्लो करना है कि ग्लेशियर इतने जल्दी ना पिघले, ठीक है। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज। थोड़ा सा पानी पी लो। नेक्स्ट है यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कन्या में 1972 में बनी थी, इंडिया इसका मेंबर है। फंडिंग रिलाई ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर 95% फंडिंग, एनवायरनमेंट फंड इज यूएनईपी का कोर फंड है, ठीक है। आईपीसीसी सेक्रेटरीट, वेरियस कन्वेंशन जो है उनका सेक्रेटरीट रखती है आईपीसीसी का भी, होस्टेड जॉइंटली बाय यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ। आईपीसीसी का सेक्रेटरीट किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा। कॉमन कार्बन मैट्रिक ये भी सपोर्ट किए जाते हैं यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो साइट्स 1973 में, सीएमएस 1979 में, वियन्ना 1985 में, बेसल कन्वेंशन 1989 में, सीबीडी 1992 में, रोटरडैम 1998 में। अगर स्टैटिक कर रखा तो अपने आप पता चल जाए, स्टॉकहोम 2001 में, मिनीमाटा 2013 में। यूएनईपी हैज 15 एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, अंडर 15 एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर आपने बेसिक्स कर रखा है तो, मतलब कि वो स्टैटिक, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट है सबसे, एमिशन गैप, एडप्शन गैप, ये सारी रिपोर्ट कौन है, यूएनईपी। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी कौन है, यूएनईपी। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ 1950 में बनी थी, ठीक है, ठीक है। रिप्लेस दी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर है। इसकी रिपोर्ट्स देख लेना, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन इसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर क्या होता है, जो फ्रोजन रीजन है अर्थ का, ठीक है, फाउंड इन 2009 में, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो होता है क्रायोस्फीयर पे, उसके लिए है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट क्या है, क्रायोस्फीयर जहाँ आ गया तो इसी की रिपोर्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी पार्ट टॉपिक नंबर 3, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, AQMX, ठीक है। सीसीएसी ने क्या लॉन्च किया है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, AQMX। किसने, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने, बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, कोई डे था इंटरनेशनल, उस दिन पे ये चीज लॉन्च कर दी, ठीक है। लीड किया गया यूएनईपी के द्वारा, फोकस करना है। इस डे की थीम क्या है, दिस ईयर्स थीम, इस ईयर की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ठीक है। अबाउट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये क्या, वन स्टॉप शॉप है जो प्रोवाइड करती है लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस और टूल, कि हमें डब्ल्यूएचओ की एयर क्वालिटी गाइडलाइन से अपने आप को मीट करवानी है, ऐसी एयर बनानी है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सीसीएसी क्लीन फ्लैगशिप एंड यूएनईए 6 रेजोल्यूशन। डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में क्या क्या है, टू 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर क्यूब और एनुअल मीन PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर क्यूब। देखो ये PYQ में आया हुआ है। रिकमेंड लेवल एंड इंटरिम टारगेट फॉर कॉमन एयर पोल्यूटेंट, देखो एयर पोल्यूटेंट PM, O3, ओजोन, NO2, SO2, CO2 नहीं है इसमें, देख लेना, ठीक है, याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लोबल नाइट्रोजस असेसमेंट रिपोर्ट, ये पब्लिश की जाती है CCAC और FAO के द्वारा। इट इज फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट जो N2O के लिए, ठीक है। N2O से आजकल एग्जामिनर को थोड़ा सा प्यार हो गया, ज्यादा पूछा भी था उसने।
N2O N2O5 फर्स्ट ही क्वेश्चन था शायद। ऑर्डरलेस कलरलेस PYQI। उसके बाद लाफिंग गैस, ठीक है, हैज ए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 टाइम ज्यादा है CO2 से। तो उसके बाद फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, ये क्या था, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ने मैंडेटरी किया है ऑल कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है टू इंस्टॉल फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम। अब ये है क्या, ये रिमूव कर सकता है 90% SO2 को फ्रॉम फ्लू गैस इमिशन से, ठीक है। मेजरली 3 टाइप का होता है, ड्राई सोर्बेंट लाइम स्टोन, ये बट बस याद रखो SO2 कलरलेस गैस है, बस 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 बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है। वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। थोड़ा सा ना देखो वाटर के ऊपर ना, वाटर भी एक अपनी एक थीम है। 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की, 4% वाटर रिसोर्सेज इंडिया में। ट्रेडिशनल वाटर से देखो यहाँ से आ जाता है, जैसे ये पूछ लेगा जाबो नागालैंड में है, जाबो पैट मध्य प्रदेश में। अब कोई भी ट्रिक बनाओ इडगम तिडगम सिगरम, जैसे डोंक्स आसाम में, डोंक्स को कैसे आसाम में डोग्स लोग खा लेते हैं कई बार, तो ऐसे याद कर लो आसाम डोंक्स, ठीक है। डोंक्स है ये, डोग नहीं है, याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब कुछ भी तिगड़म लगा लो, जल जीवन मिशन, ये सारी स्कीम, मतलब जल स्कीम, पावर टैरिफ, ये वो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, नीरू चिटू, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट दे देगा और उसकी वो दे देगा। हरियाणा में जल ही जीवन है, मैं तो यही बता सकता हूँ। जल जीवन हरियाली, ये है बिहार का मिशन। ककातिया, ककातिया, ककातिया डायनेस्टी भी तो तेलंगाना में थी। तो ये वाटर को कंजर्व करने की सारी चीजें हैं। जल ही अमृत, ये अमृत 2.0 प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, ये हमारा एक ये इनिशिएटिव है, रिफॉर्म अंडर 100 डे एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मेन पर्पज क्या है, फोस्टर करना इंटरसिटी कंपटीशन, कि कौन अच्छे से जल को कंजर्व करेगा, ठीक है, वाटर सप्लाई को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। अमृत 1.2 और 2.0 में डिफरेंस है। 2015 में आया था, ये 2021 में आता है। PYQ है जी, मिशन पीरियड 2015 से 20 तक, ये 2021 से 26 तक। 1500 सिटी में है, ये ऑल स्टेटूटरी टाउन में। इसमें क्या काम है, फोकस एरिया वाटर सप्लाई, सीवेज, सिप्टेज सिस्टम और ये सब। यूनिवर्सल कवरेज वाटर सप्लाई थ्रू द फंक्शनल टैप ऑल हाउस होल्ड, यूनिवर्सल है ये, याद रखना, ये यूनिवर्सल है। जल संचय जन भागीदारी लॉन्च किया गया सूट से गुजरात से। इसका एम कंजर्व करना वाटर को, कम्युनिटी पार्टनरशिप और ओनरशिप के साथ। अलग अलग फीचर हैं ये तीनों, कुछ नहीं है, पढ़ लेना। अदर रिलेटेड यूनाइटेड नेशनल वाटर कन्वेंशन, इसमें क्या, आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशनल वाटर कन्वेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, किसी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, पूछ सकता है। हेलनिस्की फ्रेमवर्क पूछ सकता है, किसके ऊपर है, वाटर के ऊपर है। इंडिया पार्टी नहीं है, याद रखना, UN वाटर कन्वेंशन की। इंडस वाटर ट्रीटी इसके साथ अलाइन करती है वैसे, लेकिन इंडिया पार्टी नहीं है। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्या क्या लॉन्च किया। ई फ्लो, ई फ्लो क्या होता है, ई फ्लो रेफर टू द फ्लो रिक्वायर्ड टू मीट द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द वाटर बॉडी। मतलब कि हमें वाटर में फ्लो इतना पॉजिटिव रखना है कि फ्लोरा एंड फौना को कोई नुकसान ही ना हो। फ्लोरा फौना, फंगी, फंगी भी पढ़ा था यार, दर्द करने लग गया मेरा जबाड़ा जो होता है अंदर से। ओके चलो चलते, कोई नहीं। फिर भी नेशनल वाटर अवार्ड्स, 5th नेशनल अवार्ड दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। बेस्ट स्टेट उड़ीसा है और सूरत है गुजरात का। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, ये बात याद रखना, ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, GCEW, उसने रिलीज किया है इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज ए ग्लोबल कॉमन गुड रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड लॉन्च किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट कॉल्ड टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑन केमिकल वेस्ट। अब आया ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, इसमें क्या स्टेप ड्यूरिंग 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, ये हुआ था। कंपोनेंट एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें देख लेना। ई वेस्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2014 ये हुआ रिलीज। UNITR ये प्रोग्राम है इसके, बस। उसके बाद ई वेस्ट के रूल है इंडिया में एक्सटेंड, ये पूछ ले कि EPR पहली बार कब, ये 2011 के रूल के अकॉर्डिंग। और ये पूछ ले प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन 2016 में ई वेस्ट रूल भी आए थे, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस के लिए एग्जाम्पशन भी है ई वेस्ट, सेकंड अमेंडमेंट रूल 2030 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद बेसल कन्वेंशन है, मूवमेंट ऑफ हैजर्ड्स वेस्ट बिटवीन कंट्री के बीच में। हम ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की तरफ हमने हैजर्ड वेस्ट को फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। बेसल कन्वेंशन के तहत हम पकड़े जाएंगे। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब बैटरी का जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसी से बात है, इशू की है, ठीक है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। इशू किया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत गाइडलाइन इशू की है, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2022 के जो एम्पावर किया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्पोज कलेक्ट कर सकता है
ठीक है। एनवायरमेंटल कंपनसेशन, प्रोड्यूसर से अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे उस ई वेस्ट को, बैटरी से जो प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको ऐसे वैसे फेंकोगे, तो आपसे हम कंपनसेशन ले सकते हैं, ये बात उन्होंने बोली है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 भी आए थे, जिसमें कि सारे टाइप की बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी, ये सब बैटरी कंपनी थी, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहां पे प्रोड्यूसर को एंश्योर करेगा कलेक्शन, रिसाइकलिंग और रिफर्समेंट, ठीक है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन है। प्लास्टिक तो काफी स्टार्टिंग से ही थी मेरा, इंडिया थर्ड है ग्लोबली, 5.5 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। वाह कितनी अच्छी बात है, काटो इसको आगे चलते हैं। इनिशिएटिव टेकन टू कट प्लास्टिक पोल्यूशन, बेसल कन्वेंशन मैंने दूसरी बार फिर से डिस्कस कर दी। प्लास्टिक इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 ने नोटिफाई किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में है। ये पूछ सकते हैं कि वो रूल है किसके अंडर में। सिंगल यूज प्लास्टिक को इफेक्ट आया 2022 से, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फॉर प्लास्टिक वो इसी रूल के अंडर में है। ये मेन रूल पूछ लेंगे किसके अंडर में है। यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, ये भी अपने लाइफ मिशन, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, कैंपेन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक फ्री इंडिया, ये सारी माइक्रो प्लास्टिक, स्मॉल छोटी छोटी प्लास्टिक जो लेस देन 5 मिलीमीटर, ये भी पूछ लिया था शायद एक बार। तो हार्मफुल होता है जो लिविंग माइक्रो, 2 कैटेगरी होती है माइक्रो प्लास्टिक की, ठीक है, ये याद नहीं रखना। प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट रिलीज की गई अर्थ एक्शन के द्वारा। जैसे अर्थ ओवरशूट डे होता है ना, कि हमने कि मतलब कि इस दिन तक अर्थ में एक साल में जो करना चाहिए था पोल्यूट अर्थ को, इतने दिन में ही कर लिया, तो वो ओवरशूट डे आता है। ऐसे ही क्या आता है, प्लास्टिक ओवरशूट डे आता है। उसके बाद मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स भी होता है, ठीक है। मरकरी पोल्यूशन, यूएन ने लॉन्च किया 134 मिलियन इनिशिएटिव फेज आउट करने के लिए मरकरी को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आता है भाई, प्लास्टिक पोल्यूशन, मरकरी पोल्यूशन, ये फेज आउट करना मरकरी को 20% एनुअली एंड रिड्यूस मरकरी स्पिलेज, ठीक है। मेंबर कंट्री इंडिया भी है, ये याद रखना। फंडिंग एजेंसी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ, यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी, और स्टॉकहोम ऑन पीओपी, और मरकरी ऑन मिनीमाटा। देखो ये किया था ना, पांचों को करती है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। एग्जीक्यूटिव कौन कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मरकरी एक नेचुरल वर्किंग, ये स्टैटिक जी के आ गई, ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, बायो एक्यूमुलेटिव टॉक्सिक पोल्यूटेंट है ये, ठीक है। मिनीमेटा कन्वर्सन होना 2013 में मरकरी के ऊपर। मिनीमेटा क्या है, जापान में फोर्स में कब आई थी, 2017 में। ये क्या फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को एडवर्स इंपैक्ट ऑफ मरकरी से। नेक्स्ट है पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी हुई है पीओपी पे, डन की गई यूएन के द्वारा, यूएनईपी और जीईपी ने की है। इसमें 12 देर इज डिक्लाइन इन यूज ऑफ 12 पीओपी ड्यू टू रेगुलेटरी एक्शन की वजह से 12 पीओपी में डिक्रीज हुआ है। पीओपी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, सॉरी पोल्यूट होता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, अब जल्दबाजी में कुछ गलत निकल जाता है, लीगली बाइंडिंग है, ये 2001 में आई थी, इंडिया ने साइन किया 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इसके अंदर हमने रूल रेगुलेशन ऑफ पीओपी को भी किया है, जो कि अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के अंदर में है। पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्या क्या, डीसीपीए, डीसीपीए क्या है, बैन कर दिया गया है। तो ये बिस्फिनोल, ठीक है, नेगोशिएशन कंडक्ट की जा रही है कि प्लास्टिक पोल्यूशन, बिस्फिनोल प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज हो रहा है तो इसको बैन करो। पीईआर, पोल्यूरोक्नाइल सब्सटेंस, पोल्यूरो एल्काइल सब्सटेंस, किडनी फंक्शन इससे डिसरप्ट होता है। बस देख लो थोड़ा सा, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। सोइल एसिडिफिकेशन, सोइल में जब एसिड बढ़ जाए, ठीक है, पीएच सोइल का घट जाए तो सोइल। बायो कवर क्या होता है, porous material layer laid directly on top of a landfill which is then covered by oxidizing layer of mature compost, ठीक है। ग्रास होपर इफेक्ट है, ग्रास होपर इफेक्ट क्या होता है, प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द वर्ल्ड डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट इन द आर्कटिक, आर्कटिक में इकट्ठे हो जाते हैं, मेकिंग आर्कटिक के हेमिस्फेरिक सिंक, उसमें बहुत सारे हेमिस्फेरिक सिंक बनाते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन करंट, ओशियन करंट के थ्रू हमारे पास आ जाते हैं आर्कटिक से, उसी को बोलते हैं हम ग्रास होपर इफेक्ट, ठीक है। एक्वेटिक डीऑक्सीजनाइजेशन एंड प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ठीक है। एडी इज ओवरऑल डिक्लाइन इन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कोस्टल वाटर में ओवरऑल डिक्लाइन। प्लेनेटरी बाउंड्रीज आर ए फ्रेमवर्क ऑफ टू डिस्क्राइब लिमिट टू इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है जी कार्बोनेट कंपनसेशन डेथ, ये तो स्टैटिक टॉपिक है। हाइड्रोजेल, ये भी इकोलॉजी में आपने नहीं पढ़ा ना, सीसीडी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल इज ए यूनिक इंटरवीन्ड पॉलीमर नेटवर्क दैट कैन bind the microplastic and degrade them using ultraviolet light degradation, ठीक है। अल्ट्रालाइट इरिडिएशन, रेडिएशन है, इरिडिएशन नहीं। बायोप्लास्टिक क्या होते हैं, बायो और प्लास्टिक, बायो के बेस पे जो पॉलीमर बनते हैं और रिन्यूएबल होते हैं, अच्छे प्लास्टिक होते हैं बायोप्लास्टिक। स्टील स्लैग क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, स्टील स्लैग होता है स्टील को बनाने में जो वेस्ट जनरेट होता है ना, सॉलिड वेस्ट उसको बोलते हैं। इसमें काफी ये होते हैं
मतलब कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन। उसके बाद है एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट। एरोबायोलॉजी क्या, स्टडी है मूवमेंट और इम्पैक्ट एयर बायोलॉजी जो पार्टिकल है उनका। गैस फ्लेयरिंग क्या थी, एक एक लाइन पढ़ दी इसमें, कहीं एक एक वर्ड पढ़ने लग जाओ। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। होती क्या है गैस फ्लेयरिंग, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद द ऑयल एक्सट्रैक्शन। लाइट पोल्यूशन, लाइट की वजह से जो नाइट में पोल्यूशन होता है, अल्जाइमर अगर पूछ ले रिस्क उसी की वजह से होता है। उसके बाद बिटुमिन, पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है बिटुमिन मैन्युफैक्चर जो होता है अलग अलग बायोकार्स, डबल बर्निंग, इन सब से, ठीक है। उसके बाद है जी मिसलेनियस वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। वाइट मतलब अच्छी इंडस्ट्री, बस 4 इंडस्ट्री है जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 22 तक है, वो वाइट है, ठीक है, सोलर पावर वाली होगी जैसे। फिर आ गई रेड कैटेगरी जिसका 60 पोल्यूशन इंडेक्स 60 एंड अबव है, जैसे माइनिंग हो गई, ठीक है, जिसका 20 तक है वो वाइट है। फिर ग्रीन है 21 से 40 तक, जैसे राइस फ्लोर। ऑरेंज जिसकी 41 से 60 तक है और जिसका 60 से ऊपर है वो तो रेड लिस्ट में आ गई। इमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च 15 ईयर में द रॉकेट लॉन्च पर ईयर हैज नियरली ट्रिपल्ड, जिस वजह से इमिशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्पेस भी गंदा हो रहा है। एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस इन इंडिया, एनुअल लैंड यूज एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग इसके द्वारा रिलीज किया गया। सिस्टमेटिक एग्जामिन करना, यूटिलाइजेशन करना है पैटर्न्स का, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलर सीपीसीबी, ये क्या है, सीपीसीबी रिपोर्ट टू एनजीटी शोड दैट 80% एनवायरमेंट फंड रिमेन अनयूटिलाइज। अरे भाई एनवायरमेंट के लिए इतना फंड आता है और हम यूज ही नहीं कर रहे, वाह। सीपीसीबी क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1974 के वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी। पावर कहाँ से लेती है, एयर एक्ट से लेती है। सीपीसीटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइडलाइंस देती है, उनके अकॉर्डिंग काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट में, एनजीटी 2010 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अदर प्लेस भी है भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई। स्टेट्यूटरी बॉडी है 2010 में बनी थी। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 10 to 12 जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, नेचुरल जस्टिस का काम करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और सिविल प्रोसीजर कोड टू 1908 के अकॉर्डिंग ये बाउंड नहीं है, याद रखना। ये सिविल कोर्ट की पावर, इसमें 100 मोटो कोग्निजेंस होती है और इसमें ग्रांट रिलीफ भी होती है। डब्ल्यूपीए का जुरिडिक्शन इसके अंडर में नहीं आता, ये सारे आते हैं बायोलॉजिकल एक्ट, पब्लिक यूटिलिटी इंश्योरेंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर सेस एक्ट एंड वाटर एक्ट 1974। 6 मंथ के अंदर एप्लीकेशन हमें क्या करनी होती है, डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन अपील विद इन 6 मंथ होती है, याद रखना। अपील बाइंडिंग होती है बट फाइनल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 90 डेज के अंदर अंदर। एनजीटी के प्रेजेंट 5 जोन है, नॉर्थ, ये सारे ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये याद रखना भाई। देखो सेंट्रल पोल्यूशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, देखो ईपीवाई को आया हुआ है, एनजीटी का भी पीवाई को, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में, याद रखना। सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है 1970 में एक्सप्लोर, इसका रीनेम था एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी निकालता है, ये याद रखना, ग्राउंड वाटर ईयर बुक, एक्वायर, ये सब। उसके बाद है कमिटी, कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, स्टेटूटरी बॉडी, याद रखना, एयर क्वालिटी के लिए काम करती है। इसने इसको रिप्लेस किया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी उसको रिलीज किया था। और एनसीआर उसके में जो भी एयर क्वालिटी की वैल्यू है, एनसीआर उसके आसपास के एरिया में, उसको ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और गाइडलाइन देती है, स्टेटूटरी डायरेक्शन करती है अलग अलग स्टेट की जो एनसीआर की जो गवर्नमेंट है उनके लिए, इम्पोज करती है, पेनल्टी लगाती है अगर कंप्लायंस ना करें, इस कोड को फॉलो ना करें तो। उसके बाद आ गया जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया एक्ट 2023-24 नीति आयोग ने रिलीज किया, ऑल स्टेट और यूटी के लिए होता है। 100 मींस स्टेट ने अचीव कर लिया टारगेट, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट ने अलग इंप्रूवमेंट दिखाई है। टॉप स्टेट उत्तराखंड एंड केरला है, और टॉप यूटी चंडीगढ़ है, ये बात याद रखना। एसटीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस 2024 और मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी ने की है, इंडिया प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछे तो SDCSN, यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 रिपोर्ट, ये कौन करता है, यूएन डेसा। ये देखो अलग अलग है, सस्टेनेबल के नाम से आपको चकमा दे सकती है यूपीएससी, सस्टेनेबल का नाम लेगा, आप नीति आयोग मार दोगे, लेकिन आएगा यहाँ पे इसका यूएन डेसा, ठीक है, ध्यान रखना। चिपको मूवमेंट यार स्टैटिक है, 50 साल हो गए, इसलिए यहाँ उत्तराखंड में चलाया था बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है। रेनी विलेज उत्तराखंड में चिपक गए थे, तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे वो, उनका ओरिजिन हुआ था, अमृता देवी के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। साइलेंट वैली प्रोग्राम 1973 में हुआ था, ऐसे ही सिमिलर मूवमेंट था। एपिको मूवमेंट 1983 में हुआ था, कर्नाटका में था। साइलेंट वैली वाला केरला में था सर। नर्मदा वाला 1985 में था सर। नर्मदा का नाम तो सभी को पता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग सेवा, सी सेवा नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मोस्पी ने क्या किया है, 7th release the 7th issue of INVI state environment account, and INVI state have been compiled in accordance with CR framework, ठीक है। about system of environment economic and accounting agreed in international framework for compilation of
एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड अकाउंट। रिलेटेड न्यूज क्या है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोड्यूसर इंडेक्स, उत्तराखंड फर्स्ट बन गया भाई, ये याद रखना रहे, क्योंकि पूछ सकता है। देखो ऐसे ना आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिंगल लाइन में आते हैं, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोड्यूसर स्टेट, जैसे जीडीपी होती है ना ऐसे एनवायरमेंट के लिए। जीईपीआई इज ए नोवेल मेथड टू एवेल्युएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमने कितना किया ह्यूमन इंटरवेंशन से, ठीक है, कितना हमने नुकसान किया उनको, कितना फायदा किया है, ठीक है। 4 पिलर है, एयर, सोइल, ट्री एंड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीईपी का फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बस इतना याद कर लो, ठीक है। अल्टरनेटिव फ्यूल या एनर्जी इफिशियंसी, ये सब आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया में वो कितनी है, रिन्यूएबल एनर्जी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स वाइज डिक्रीज हो, सबसे ज्यादा सोलर है, फिर विंड है, ये आएगा, ये लाइन में लगाना आएगा, कौन ज्यादा है कौन कम है ये देख लेना। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रा इन टोटल इंस्टॉल्ड कमेटी 45% है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया का रैंक 4th है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में, 4th है विंड पावर कैपेसिटी में, इंडिया ने ओवरटेक कर दिया जापान को, 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। इनिशिएटिव, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएलआई स्कीम, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यगर सोलर पार्क स्कीम, ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया का 500 गीगावाट है बाय 2030 ऑन फॉसिल फ्यूल से। एटलीस्ट हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी करनी है हमें, कब तक, 2030 तक। उसके बाद है जी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, ग्रीनिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इस वे में ग्रीन करना है कि हर किसी को मतलब कि क्या हो, फायदा हो। क्रिएटिंग डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी पैदा करें, कोई भी पीछे ना रहो। ये बात इसने आईएलओ ने कही है, अगर ये पूछेगी ये किसने निकाली है रिपोर्ट, तो ये आईएलओ ने लिखा दिया, बस मेन बात ये है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन, यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन स्कॉटलैंड COP26, ठीक है। उसके बाद जस्ट ट्रांजिशन है जेड ईटीपी COP26 यूएनएफसीसी में लॉन्च हुई थी, याद रखना। एनर्जी ट्रांजिशन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंडिया की जो रैंक है वो 63, याद रखना। ऑफशोर विंड एनर्जी, कैबिनेट ने अप्रूव किया वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 1 गीगावाट, ये याद रखना, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये पता तो होना चाहिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग, फंडिंग कर रहे हैं गैप को, ठीक है। ऑफशोर विंड एनर्जी और ऑनशोर में क्या डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होती है ऑनशोर की, और ये होता है 1 मेगावाट मोर एनर्जी देन ऑनशोर टर्बाइन ड्यू टू लार्ज टर्बाइन लार्ज होते हैं। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज किया स्कीम गाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रेगुलेटरी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, ठीक है। NGHM 23 में लॉन्च हुआ था। पैस से कोई नहीं पूछ सका कितने लगे थे। फेज 1 22 से लेकर 26 से 30 तक फेज 2। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको बोला जाता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ब्लैक हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन से, ग्रे हाइड्रोजन मीथेन रिफॉर्मेशन से, ब्लू हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन और मीथेन रिफॉर्मेशन से, ठीक है। सोर्स इसका कोल होता है, इसका नेचुरल गैस, इसका फॉसिल फ्यूल। ट्रिकवाइज हाइड्रोजन पायरोलाइसिस से, पूछ सकते हैं भाई, देखो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस से न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। साइट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, रिसेंटली जियोथर्मल पावर प्लांट पोटेंशियल आइडेंटिफाइड, इतनी एनर्जी है इंडिया, मतलब कि पोटेंशियल है इंडिया में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने का। रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है, हीट जो स्टोर होती है ना अर्थ में उससे, ठीक है। ये अलग अलग प्लांट दिखा दिए इन्होंने। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर कोल की गैसिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया पायनरी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में। इसमें है क्या, ये एन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर कोल इज गैसिफाइड, कोल को गैस की फॉर्म में या फिर केमिकली कन्वर्ट किया जाता है सीन गैस में इन इट्स ओरिजिनल कोल सीन, नीचे ही, ठीक है। कोल को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बस इतना याद रखो। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन का एम क्या है, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन 100 मिलियन टन कोल कब तक अचीव करनी है, 2030 तक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेना। और नेचुरल फार्मिंग के 4 पार्ट होते हैं, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापसा और प्लांट प्रोडक्शन। इनमें क्या होता है, नेचुरल में तो हम कुछ भी नहीं डालते, इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ही डालते हैं, बस ये याद रखें। इनिशिएटिव क्या है, नेचुरल मैनिंग, COF, ये पूछ सकता है सिंगल फॉर्म में। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च किया AI बेस्ड प्लेटफॉर्म नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जो प्रमोट करेगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में। डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए, पेस्ट पे हमें डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है। फूड वेस्ट इंडेक्स UNEP ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है देखो, ठीक है। विद रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, SDG है ये दोनों। फूड वेस्ट इंडेक्स एक फूड लॉस इंडेक्स है, ये FAO करता है, ये UNEP करता है, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
WRAP क्या है, क्लाइमेट एक्शन एनजीओ है, वर्किंग करती है टैकल करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस और प्लेनेट के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, इट इज ए रिले मेथड होता है सोइंग के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सीज और ऑयल सीड को शो करते हैं, विच आर ब्रॉडकास्ट इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ राइस 2 वीक बिफोर इट्स हार्वेस्ट। ग्रीन मैन्योरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू लिग्यूम, जो लेग्यूमिनस फैमिली है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू सॉइल आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के बाद। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि मेंटेनेंस करना सॉइल फर्टिलिटी को और प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई को ऑप्टिमम लेवल पे सस्टेन करने के लिए डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद है जी इलीगल सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग इलीगल है। सैंड, ये याद रखना, माइनर मिनरल्स है और स्टेट के अंडर में आता है, ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। की मैनेजमेंट क्या किया गया है सैंड माइनिंग के लिए, सैंड माइनिंग फ्रेम मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग ने किया है तैयार। इकोमार्क, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड इकोमार्क्स रूल को क्या किया है, रिसेंटली नोटिफाइड किया है। ग्रांटिंग क्राइटेरिया दे दिया, एप्लीकेशन कौन करेगा, ड्यूरेशन 3 ईयर है, बस ये बात याद रखना। इथेनॉल 100, ये क्या क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव है, क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव है गैसोलीन का, और ब्लेंड है 92 से 92% इथेनॉल है। मोटर स्पीड टू प्रोवाइड कलर टू फ्लेम 1.4% को सोलवेंट है, बस इतना याद रखना है। रीटैप क्या है, फर्स्ट वर्चुअल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है रीटैप, इंडिया और यूएसए में हुई है ये रीटैप बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव, क्लीन एनर्जी के लिए है, ठीक है। बायो सीएनजी क्या है, प्यूरिफाइड कंप्रेस्ड फॉर्म बायोगैस है, अराउंड 92 to 98% ऑफ मीथेन कंटेंट जिसमें होता है। गोवर्धन इनिशिएटिव ड्रिंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंडर में, याद रखना। सुपर हाइड्रोफिक कैटलिस्ट डराइव फ्रॉम बायोमास सेलुलोज से निकाला जाता है, इको फ्रेंडली, अबंडेंट, रीयूजेबल, अफोर्डेबल है। बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, BRSR क्या है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी और बिजनेस टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस ऑन इन्वायरमेंट के ऊपर वो रिपोर्ट करेंगे, बस ये याद रखना, पूछ सकता है सिंगल लाइन में या फिर स्टेटमेंट है। 2004 में 24 में कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट भी आई है, ठीक है, याद नहीं रखनी, कुछ नहीं, छोड़ो। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स, UN सेक्रेटरी जनरल पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स established to develop guiding principle of energy transition release report किया है। मिनरल नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कौन से मिनरल्स जरूरी है। बायोमास रिक्वेस्ट, ये होता क्या है, फ्यूल अल्टरनेटिव टू द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर। उसके बाद प्रीवियस पोर्टल, 50,000 क्लियरेंस माइलस्टोन होती है, ठीक है, जो कि मतलब कि सेंटर प्रीवियस पोर्टल ने क्रॉस कर दिया 50,000 क्लियरेंस माइलस्टोन। स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब, डेवलप्ड किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने थ्रू NIC। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या न्यूज में, ISA। 1/4 कंट्री बन गया आर्मीनिया, ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इंडिया ने ये बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मीनिया 104th कंट्री बन चुकी है। जेनेसिस हुआ था COP21 में पेरिस में, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई थी। ये 1000 वाली स्ट्रेटजी याद रखना, 1000 बिलियन, 1000 मिलियन, 1000 गीगावाट, 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, इसका स्टार सी इसका इनिशिएटिव है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी मीगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। ईज ऑफ डूइंग सोलर, इसकी रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट। स्केलिंग सोलर, क्योंकि ये इंडिया की है इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, काफी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में बनी थी ये, क्योंकि ऑयल क्राइसिस आ गया 1973 में, ठीक है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, 2017 में बना था इंडिया, ठीक है। मेंबर बनने के लिए OECD का मेंबर होना चाहिए, लॉन्ग विद मेंबर तो इंडिया है नहीं, एसोसिएट मेंबर है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी इसकी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटपुट रिपोर्ट है, एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। उसके बाद है IRENA, हेडक्वार्टर दुबई में है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ये तो 1981 में बनी थी, ठीक है। कैन हेल्ड, जो मीटिंग हुई थी उसमें, ठीक है, फाउंड हुई थी ये 2009 में, 75 स्टेट थे, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ये रिपोर्ट निकालते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जी UN डेसा न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर 1948 में बना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, 2012 में बना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए काम करता है। प्राइमरली यूनिवर्सिटीज ये सब मेंबर हैं इसके, ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हैप्पीनेस पॉलिसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, SDG सिटी गाइड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसकी याद रखना है। इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब
2020 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी डेजिग्नेटेड है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल लंदन हेडक्वार्टर है यूके में। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस होस्टेड की गई इन इसके द्वारा, कंक्लूड हुई रोटरडैम नीदरलैंड में 1923 में बनी थी, ठीक है। रिपोर्ट्स देख लेते हैं, इसमें कुछ आएगा। वर्ल्ड कभी सुनी तो है नहीं, ये रिपोर्ट पूछी गई है। ISARC इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर, इसका हेडक्वार्टर वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर इंडिया में है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल है, एस्टेब्लिश 2018 में। MOU डिपार्टमेंट 5 years है, फार्मर ऑफ वेलफेयर एंड IRRI जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर फिलीपींस में, याद रखना, ठीक है जी। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IRIS CDRI ने अनाउंस किया 8 मिलियन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट के लिए प्रोग्राम, जो कि सपोर्ट करेगा स्मॉल जो कंट्री है ना उनको सपोर्ट के लिए किया है, ठीक है। CDRI के मेंबर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UK, ये रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है, याद रखना। COP26 में हुई थी, वर्ल्ड लीडर समिट में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट कौन से हैं, मतलब ये नहीं है कि वो सारे आइलैंड है, वो स्टेट भी हो सकते हैं, बात याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर UNDRR led India role in global crisis response, aligning its echoes in वासुदेव कुटुंबकम। इंडिया का है ना वासुदेव कुटुंबकम, पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, तो इसमें इंडिया ने जैसे ऑपरेशन दोस्त था तुर्की के लिए, ऑपरेशन करुणा था, साइक्लोन मोर्चा जब म्यांमार में आता था, वैक्सीन मैत्री हमने चलाया था, तो उसके लिए इसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। हेडक्वार्टर इंडिया इसका UNDRR का कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और एस्टेब्लिश 1999 में हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क हमने पता है 15 ईयर नॉन बाइंडिंग टारगेट है, 7 टारगेट है, अप्रूव्ड इम्प्रूव वर्जन ऑफ द प्रीवियस होगो फ्रेमवर्क का ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है, पूछ सकता है। थर्ड UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर DRR 2015 में सेंडाई जापान में हुई थी, 7 टारगेट अचीव करने 2030 तक। ये सारे क्या हमारे 7 टारगेट हैं। नंबर ऑफ कंट्री विद नेशनल लोकल स्ट्रेटजी बाय 2010, ये ठीक है। मैरीटाइम हीट वेव होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैरीटाइम मतलब कि समुद्र में जो हीट वेव क्रिएट होती हैं वो किस वजह से होती हैं, ठीक है। अकर व्हेन सी वाटर टेम्परेचर एक्सीज ए सीजनली वेरिंग थ्रेशोल्ड फॉर एटलीस्ट 5 कंसेक्टिव डे, 5 दिन कंसेक्टिव, ठीक है, पूछ सकता है, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद है साइक्लोन, क्या है, स्टैटिक टॉपिक आप लोगों को कर लेना इन दोनों का डेफिनेशन और सारी चीजें कहाँ दे रखा है जी, अपने कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछ लिया था ग्रीन कोडिंग। अब प्री में पूछ सकता है, ग्रीन के लिए प्री साइक्लोन वॉच है 32 आवर, येलो में साइक्लोन अलर्ट है 48 आवर एटलीस्ट एडवांस में वार्निंग देंगे, ऑरेंज अलर्ट कब आएगा, साइक्लोन वार्निंग 24 आवर पहले देंगे, रेड में क्या आएगा 12 आवर पहले देंगे। ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, LOP क्या आता है, जैसे ना ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या है, पिघल जाते हैं, तो पिघल के क्या बन जाती है, वहाँ पे लेक बन जाती है। लेक का पानी अगर नीचे आ गया किसी भी वजह से, कोई डिजास्टर हो गया किसी वजह से, तो वो लेक ब्रस्ट हो जाती है, तो उसको बताएं ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। सेंट्रल वाटर कमीशन इंडिया में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ग्लोबल ग्लेशियर लेक मैंने बताई दी आप लोगों को, ये तो स्टैटिक है। उसके बाद है जी ऑयल स्पिल हो जाए तो बायो रिमेडिएशन हमने पढ़ा है ना, स्टैटिक में आप पढ़ोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है लैंडस्लाइड क्या है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। वाटर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, ठीक है, कैसे होगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए IMD है इंडिया में। ड्रोट अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रोट के लिए अर्ली वार्निंग 30% इंडिया जो ड्रोट हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो ये भी इन्होंने पोलर कपल्ड एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, WMO ने लॉन्च किया PCAP प्रोजेक्ट इंप्रूव करने के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग को और ज्यादा इंप्रूव करना है। इंडिया भी तो कर रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, सो दैट हमारा जो एग्रीकल्चर वगैरह उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है ना वेदर फोरकास्टिंग से। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, नागालैंड बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। डिजास्टर में MOU कर लिया नागालैंड ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ कि डिजास्टर आ जाता है तो जो रिस्क होगा हम ट्रांसफर कर देंगे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कवर करता है कि प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड लॉस कॉजिंग इवेंट का इवन हैपनिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर एक्चुअल लॉस, की प्रोबेबिलिटी भी है तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे, बस ये बात याद रखना। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो, ठीक है। अब ये क्या आ गई, कौन सी विंडो आ गई, MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने क्या किया है, गाइडलाइन रिकवरी इस पे फंडिंग विंडो विद NDRF एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इनको ठीक है क्या किया, गाइडलाइंस दी है, ठीक है। फ्लड वॉच इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया वर्जन 2.0 फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन,
मोबाइल एप्लीकेशन है बस। ये डेवलप सेंट्रल वाटर कमीशन ने किया है। ई फॉर ऑल, इसका एम क्या है, प्रोटेक्ट करना हैजर्ड्स वेदर से सभी को बाय 2027, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक क्या, इंप्रूव करना है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, कोलैबोरेशन स्टेक होल्डर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या उन्होंने, CDRI मैंने बताया था, यूएन क्लाइमेट समिट 2000, जेनेसिस कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ, 14 कंट्रीज है ऑर्गेनाइजेशन है। क्लाइमेट कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएन, ये सारे बहुत सारे एजेंसीज के मेंबर हैं। इसके काफी सारे क्या इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलेंट आइलैंड स्टेट, DRI कनेक्ट, ये सारी इसके क्या मेंबर है। उसके बाद जियोग्राफी, अल्नीनो लानीनो नहीं पता अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो, नॉर्वेस्टर नहीं पता ज्योग्राफी पढ़ा है तो, यूएन फीचर वो नहीं है, ज्योग्राफी है ये, स्टैटिक है। जियो पार्क्स, यूनेस्को एनरोज 18 न्यू जियो पार्क्स टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। होते क्या है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है, एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क क्या होते हैं, कंसेप्ट 1990 में आया था, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क क्रिएटेड हुए थे 2015 में। ये सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया लैंडस्केप होते हैं, इंटरनेशनल जिसको जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, मैनेजमेंट किया जाता है इनके द्वारा, होलिस्टिक कंसेप्ट, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, बस इतना ही। बेस फ्लो, इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से जो स्ट्रीम फ्लो की जो भी स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है और सीपिंग इनटू द स्ट्रीम ऑफ रिवर, और जो रिवर में बाद में मिल जाती है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मान लो कोई भी ग्राउंड वाटर फ्लो रहा है, वो चल के मिल के किसी रिवर में मिल जाए, उसको बोलते हैं बेस फ्लो। एजुके इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स, ठीक है, नॉर्मली ऑब्जर्व इन द इक्वेटोरियल आयनस्फीयर में होता है। इक्वेटोरियल नाम से ही प्लाज्मा डेंसिटी फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट सनसेट आवर। एटमॉस्फेरिक रिवर आल्सो कॉल्ड फ्लाइंग रिवर, रिलेटिवली लॉन्ग नैरो होती है, ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिवर 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, 500 किलोमीटर वाइड है और नियरली 3 किलोमीटर डीप होती है। एटमॉस्फेरिक रिवर पार्ट होती है लार्जर सिस्टम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, दैट ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल, पोल से ट्रॉपिक्स की तरफ क्या करते हैं, ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ क्या करते हैं, हीट और मॉइस्चर को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेगेटिव लीप साउंड, इट इज द सेकंड दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्लॉक टू कीप अलाइंड विद अर्थ सिस्टम रोटेशन। जीरो शैडो डे, बेंगलोर में रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना देखा गया जिसको बोला इट अकर व्हेन द सन अलाइन परफेक्टली ओवरहेड होता है, शैडो नहीं दिखती जब, ठीक है। ब्लू होल मैक्सिको के चेतुमल बे में है, ईस्टर्न साइड, ठीक है। वाटर फील्ड कैवर्न फाउंड बिलो द सी फ्लोर के नीचे याद रखना। हीट डोम, वेदर फिनोमिना जहाँ पे हाई प्रेशर गेट स्टक इन द एटमोस्फियर, ठीक है। इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, नेटवर्क ऑफ 36 कुछ नहीं है। Ringwoodite Ocean. Ringwoodite Ocean is a vast reservoir of water trapped within the mineral ringwoodite in earth mantle, ठीक है। अर्थ मेंटल, अर्थ की मेंटल स्टेट ये तो पढ़ा होगा। आइसोस्टे, इट इज द इक्विलिब्रियम और बैलेंस बिटवीन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल। अर्थ मैग्नेटाइट फील्ड, ये भी पढ़ा होगा। कोल्ड लावा, जैसे हॉट लावा होता है ऐसे कोल्ड लावा, डेंस मिक्सर होता है, ठीक है। बिहेव लाइक फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड की तरह, ठीक है। इरप्ट हुआ है कोल्ड लावा भी, देख लो हॉट लावा के साथ साथ कोल्ड भी इरप्ट हो सकता है। हीट बजट, ये तो पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में। उसके बाद है कला काडल, कला काडल इसमें क्या है, कला काडल इट इज एसेंशियल कोस्टल फ्लडिंग यूजिंग इन प्री मानसून, प्री मानसून से पहले जो कोस्टल फ्लडिंग होती है ना, या फिर पोस्ट मानसून से, बाय स्वेल वेव्स, वेव्स की वजह से फ्लडिंग जो हो जाती है, ठीक है, प्री मानसून पोस्ट। अब आ गया इंडिया में प्लेसेस इन न्यूज, ये सारे रिवर अच्छे से देख लेनी है। शरावती रिवर, ओरिजिन और इसकी ट्रिब्यूटरी और किस स्टेट में है, बस ये। सुबानसरी रिवर, जिधाई रिवर, तीजू जुंकी, अपर सियांग, नोयाल, पेरियार रिवर, ठीक है। प्लेसेस में ये अच्छे से प्लेसेस देख लेने, किस स्टेट में है, बस यही। उमांगला, ठीक है, उमिंगला, ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। मुल्ला पेरियार डैम, ये सारे न्यूज में थे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सियांग वैली आ गया अरुणाचल में, लीपू लेक उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉडीज आ गया, जैसे सिंग रिवर है, ये वर्ल्ड की आ गई इंटरनेशनल वाटर। नारवा रिवर, उराल रिवर, अराल सी, ये चीजें देखनी है। लेक तुर्काना, लेक करबिया, ये लेक तो जरूर पूछता है। लेक क्वेरी, हम्बन बोल्ट करंट या ग्लेशियर, नाइल, नाइल रिवर तो पूछता ही है। उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर में आ गया अफार ट्रेंगल, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा साल्ट फ्लैट, माउंट एल्ब्रज, ये सारी चीजें हमें देखना है। रोस आइस शेल्फ, अंटार्कटिका, कोंगो बेसिन, और हमें ये भी बटेगे क्रेटर, ये भी देखना है। उसके बाद कंट्री इन द न्यूज में हमें देखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। पनामा, ये खुद का मैप में जरूर सर्च करना है इनको। मलेशिया, डेनमार्क,
ठीक है। डिजास्टर अफेक्टेड एरिया में सूडान, आइलैंड, इंडिया, ताइवान, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट हुआ था जैसे अरुणाचल, पापुआ न्यू गिनिया और जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, ब्राजील, बोलीविया, स्पेन, ये सारे, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में गांधी सागर कहाँ पे है, ये जरूरी है बस, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर क्या पूछ सकता है। सह्याद्री, सह्याद्री महाराष्ट्र में हम, ठीक है। उसके बाद मधुमलाई, सत्यमंगलम, ठीक है। कैमूर, काजीरंगा, सुकना, सोनाई, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ये सारे वही हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं स्टेट के आगे। और अब आ गए जी स्पीसीज, जो भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, बस इनका ना स्टेट देख लेना, मतलब मेन। और ऑपरेशन भेड़िया जैसे, ठीक है, कहाँ चला था यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, चला था रेड पांडा, इसका स्टेटस देख लेना, ठीक है। आसियाटिक लाइन, उसके बाद है चीता, एशियाटिक और अफ्रीकन चीता हमने देखा था, नीलगिरी थार एंडेंजर्ड है जैसे, होल बुक गिबोन, ठीक है। मिलता कहाँ है ये देख लेना, आसाम में मिलता है जैसे, ठीक है। ईस्ट होल बुक गिबोन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिलता है। लिनक्स, ठीक है, ये सारे इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ है, स्पेन वगैरह में है जैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपने देखनी है। उसके बाद है जी खत्म। तो ये सारी चीजें हमने जिस तरह से, ये मतलब ये पेड़ वाली जो स्पीसीज है ना, ट्री वाली, ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, आप इसको ऊपर ऊपर से देख सकते हो। तो इस तरह से हमने गाइस जैसे एनवायरनमेंट की पूरी पीटी 365 हमने कवर कर दी है, और जितनी कवर की है उसी को 3-4 बार आपसे, 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम इसको सुन लो अच्छे से, और हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आई विल सेंड पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल प्रूडेंस आईएएस के नाम से। आपको अगर हमारी मेहनत, आपकी इतनी कंटिन्यूसली हमने बोल के आपको अच्छे से पढ़ाया, अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एटलीस्ट 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करो, अपने जो फ्रेंड है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।